स्लाइड ले लें। ब्लड सर्कुलेशन, रुधिर परिसंचरण की हम बात कर रहे थे पिछली क्लास में, ठीक है। तो रुधिर परिसंचरण में हमने डिस्कस किया था, एक तो खुला रक्त परिसंचरण, एक बंद रक्त परिसंचरण, याद होगा। बंद बताया था उन जीवों में जिनमें धमनी शिराएं पाई जाती हैं, जिनमें आर्टरीज और वेन होती हैं, उनमें बंद मिलेगा, ठीक है। खुला उनमें मिलेगा जिनमें नहीं पाई जाती। एग्जाम्पल आपको बता दिया था, जितने भी इंसेक्ट कैटेगरी है, चाहे वो बिच्छू हो जाए, बिच्छू भी इंसेक्ट है, ठीक है, चाहे वो मक्खी हो, चाहे वो मच्छर हो, चाहे वो तिलचट्टा हो, इन सब के अंदर क्या मिलेगा? खुला, ठीक है जी, क्लियर। दूसरी चीज हमने को डिस्कस की थी, डबल ब्लड सर्कुलेशन। डबल का मतलब क्या होता है? डबल का मतलब दोहरा, है ना। दोहरे से अभिप्राय यह है कि जब किसी परिसंचरण के दौरान पूरे एक साइकिल के अंदर हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करे, ठीक है, यानी एक चक्कर लग रहा है पूरी बॉडी का, किसका? ब्लड लगा रहा है, और उस पूरे एक चक्कर के अंदर हार्ट में खून 2 बार जाए। 2 बार का मतलब एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर। आप सब जानते हैं हमारी बॉडी में खून 2 प्रकार का है, प्योर और प्योर कौन सा है? जिसमें ऑक्सीजन होती है, और इम्प्योर कौन सा होगा? कार्बन डाइऑक्साइड वाला, ठीक है। तो एक बार प्योर जाता है और एक बार इम्प्योर जाता है एक पूरे साइकिल के दौरान, तो ऐसा परिसंचरण कहलाएगा डबल। समझ पा रहे हैं बात को? तो एक क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, और याद रखें दोहरा रक्त परिसंचरण सिर्फ उनमें मिलेगा जिनमें 4 कोष्ठी हृदय है। समझ के बात को? जिनमें 4 कोष्ठी नहीं है उनमें दोहरा नहीं होगा, और 4 कोष्ठी हृदय मिलता है सिर्फ बर्ड्स के अंदर और स्तनधारियों के अंदर, और साथ में अब अपवाद कौन है? क्रोकोडाइल। किसका है वो? सरीसृप का। बाकी जितने सरीसृप में है उनमें डबल नहीं है, सिर्फ किसमें मिलेगा? समझ पा रहे हैं? मगरमच्छ के अंदर कौन सा मिलेगा? डबल। क्लियर है? समझ आया इतना? 4 कोश का मतलब हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं, 2 ऊपर वाले और 2 नीचे वाले, है ना। हमारे जैसे किसी घर के अंदर 4 रूम होते हैं, वैसे ही हमारे हार्ट के अंदर भगवान ने भी 4 रूम बना दिए हैं, एक किसी के लिए, किसी के लिए, किसी के लिए। लेकिन एक्चुअल में उसमें हमारा खून जाता है, ठीक है। खून कौन सा वाला? अच्छे वाला और बुरे वाला। तभी कहते हैं हार्ट के अंदर 2 ही चीजें, या तो अच्छी चीजें रहती हैं या बुरी रहती हैं। हमारे हार्ट में दोनों चीजें रहती हैं। समझ पा रहे हैं? तो यही खासियत हमारे हार्ट के अंदर कि हम दोनों ही चीजों को अपने पास रख सकते हैं, पॉजिटिव चीजें भी और नेगेटिव चीजें भी। तो नेगेटिव कम रखें तो बहुत अच्छा जी। आगे बढ़ते हैं। अब आप देखें दोहरा रक्त परिसंचरण का अभिप्राय अगर हम समझें, हृदय में रक्त 2 बार प्रवेश करता है एक पूर्ण परिसंचरण। ठीक है, तो एक पूरे चक्कर के दौरान, यानी कि ब्लड एंटर्स इन हार्ट ट्वाइस in a complete blood cycle। तो एक पूर्ण साइकिल के अंदर, एक पूरे चक्कर के दौरान जब हार्ट में खून 2 बार एंटर करे, एक बार शुद्ध और एक बार अशुद्ध, तो ऐसा परिसंचरण कहलाएगा डबल। निकिता कुमारी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून जी निकिता जी। सभी सेंटर्स जल्दी से ज्वाइन कर लें, एंड कुछ क्वेरीज हैं तो पूछ लीजिएगा। तो अब आप देखें कि हमारे हार्ट में ये सिस्टम मिलेगा आपको। क्लियर है सबको? अब इसमें थोड़ा सा और आगे डिटेल में समझेंगे। एक चीज और आपको समझना चाहिए। हाँ जी, देखिए एक्चुअली एक जो पूरा हमारा एक हार्ट जिसे कहते हैं ना, एक हृदय चक्र होता है, हृदय साइकिल होती है, हार्ट रेट, ठीक है। तकरीबन एक उसको होने 0.8 सेकंड का समय लगता है, ठीक है।
तो 0.1 हमारे जो हार्ट बीट कोलैप मतलब खुलता बंद होता 0.8 सेकंड का अप्रॉक्स इसका इंटरवल होता है, ठीक है। और पूरा एक ब्लड जो पूरी बॉडी में घूमता है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट का समय लेता है 1 साइकिल होने में। तो हमारे हार्ट का होता है खुलना बंद होना, ठीक है, उसका इंटरवल है, जिसको हम हार्ट रेट भी आगे करके समझते हैं, हृदय गति, ठीक है। जैसे पल्स रेट होता है हमारा सामान्य कितना होता है 72 टाइम्स पर मिनट, ठीक है, वैसे ही हमारा हार्ट रेट भी इसी में काउंट होता है, ठीक है। अब आप देखें कि इसमें क्या रहेगा। सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, एक ये भी देखें हमारे हार्ट के कौन से भाग में, बहुत बार क्वेश्चन आता है, हृदय के कौन से भाग में शुद्ध रक्त होता है, कौन से में अशुद्ध होता है। हाँ जी, ठीक कह रही है। इन्होंने कहा हमारे हार्ट के लेफ्ट पार्ट में प्योर होता है और राइट पार्ट में इम्प्योर होता है, ये इन्होंने बोला। कोई एग्री है इनके साथ? हाँ जी, नहीं धमनी शिरा तो हमारी वो ब्लड वेसल्स होगी ना। हार्ट का कौन सा भाग है जिसके अंदर हमारा शुद्ध और अशुद्ध होता है? लेफ्ट में, ऊपर वाले में, ऊपर वाले चैम्बर में शुद्ध ब्लड होता है और नीचे वाले चैम्बर में अशुद्ध होता है, ये कह रहे हो आप? राइट लेफ्ट का कोई इशू नहीं है इसमें। नहीं नहीं, मैं समझ, हृदय के लेफ्ट वाले ऊपर वाले में इम्प्योर होता है कि राइट वाले में इम्प्योर में होता है? लेफ्ट वाला प्योर होता है सर, ऊपर ऊपर, नीचे वाले में नहीं। तो पूरा बोलो ना फिर, आप बोलो जैसे इन्होंने बोला है, इन्होंने कहा लेफ्ट भाग में प्योर होता है, इन्होंने ये बोला। अच्छा, मतलब एक और वोट है आपके साथ जी, हो कोई और? उल्टा है ये, लेफ्ट में इम्प्योर होता है, राइट में प्योर होता है। अच्छा जी, पहले लेफ्ट से एंटर करता है। अच्छा जी, कोई और? देखो कितनी मतलब विचित्र बात है, अपने ही दिल की बात हमें नहीं मालूम है ना, कि उसमें कौन सी चीज कहाँ जा रही है हमें यही नहीं मालूम है। और जीवन भर हम दिल की बात करते हैं कि देखो ये है वो है, लंबी लंबी कहानियां इसके स्टोरीज है, लेकिन हमें यही नहीं पता हमारे हृदय के कौन से भाग में क्या चीज हो रही है। तो याद रखिए, हमारा हृदय के ने जो बोला बिल्कुल सही बोला। हृदय का जो लेफ्ट भाग है उसमें प्योर होता है और जो राइट पार्ट है उसमें इम्प्योर ब्लड होता है। तो इसको दुरुस्त कर ले जो लोग कुछ और समझ रहे थे। तो जो राइट पार्ट है उसमें इम्प्योर मिलेगा और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें प्योर। तो हृदय के बाएं भाग में शुद्ध रक्त होगा, शुद्ध रक्त का मतलब ऑक्सीजन रिच, तथा दाएं भाग में अशुद्ध यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच। राइट, इंग्लिश वाला लिख लोगे, द राइट पार्ट ऑफ द हार्ट कंटेन्स, इंग्लिश में लिख देता हूं, राइट पार्ट ऑफ हार्ट contains impure blood and left part of heart contains pure blood. So ये भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, तो इसको भी माइंड में रखिएगा। तो कई बार सिंपल क्वेश्चन ही रहता है कि किस भाग में हमारा शुद्ध है किस में अशुद्ध है, तो आपको इसका पता होना चाहिए। क्लियर सभी को? कमलेश कुमार, राइट में प्योर नहीं कमलेश जी, राइट में नहीं है, ये लेफ्ट में प्योर है और राइट में इम्प्योर है। ठीक है जी, जी क्लियर है सबको? कोई डाउट्स? बढ़े आगे, लिख लिए सबने? मिटा दें? मिटा दें सभी सेंटर्स, बोथ लेफ्ट एंड राइट। तकील अहमद नहीं तकील जी क्या कहना चाहते हैं आप, दोनों लेफ्ट और राइट में क्या? शोभना सिंह नो, शोभा सुमन नो। अच्छा नहीं मिटाने को कह रहे हैं लगता, वो जल्दी से नोट डाउन करें सभी। आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है।
ठीक है, चलिए एक पॉइंट और इसमें ऐड कर लें, जब वो लिख रहे हैं अभी तो लिख दो नीचे, फिर ऊपर लिखा फिर मिटाना ही पड़ेगा फिर तो। चलिए, हाँ जी, जल्दी जल्दी लिख लीजिए, नहीं बोलने से फिर फायदा नहीं ना, लिखना पड़ेगा। क्यों यहाँ बोले? हाँ जी, स्क्रीनशॉट, हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये सारा टाइम लगता है। नेक्स्ट इसमें रक्त का पीएच 7.4 होता है, दैट इज एल्कलाइन, विच मीन्स क्षारीय। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि एग्जाम्स में रहा है कि हमारे रक्त का पीएच कितना है, व्हाट इज अ पीएच ऑफ द ब्लड। तो ब्लड का जो पीएच है सामान्य हमारा 7.4 के आसपास है, और ये जो स्केल होता है ये क्षारीय होता है, एल्कलाइन, राइट। क्षारीय का मतलब खारा। कभी खून अपना पिया हुआ आपने? कई बार होता है चोट लग जाती है, हम तो आपने देखा होगा थोड़ा सा हल्का सा नमकीन फील करेंगे आप, ठीक है ना, तो अपना ही खून, किसी और का नहीं जी। आगे बढ़ते हैं, लिख लिए सभी सेंटर्स में। अर्जुन कुमार, गुड आफ्टरनून। अरे गुड आफ्टरनून जी अर्जुन कुमार जी, जी सभी ने लिख लिया, आगे बढ़ते हैं। चलिए मिटाई दें ना, ऐड कर दें। नेक्स्ट अब हम समझेंगे डबल ब्लड सर्कुलेशन को एक बार, ठीक है। तो डबल ब्लड सर्कुलेशन को एक डायग्रामेटिक वे में समझेंगे, छोटा सा करके। मान के चले, पहले मुझे बना देना, ठीक है, क्योंकि बोर्ड बड़ा है, मैं तो जैसे मर्जी घूम लूंगा, आपको कॉपी भी नहीं हो पाएगा। तो मान के चले ये हमारा हार्ट है, वी नो दैट हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं। ये हमारा सपोज लेफ्ट पार्ट है ऑफ द हार्ट, और ये हमारा राइट पार्ट है, ठीक है। अब आप देखें कि यहां पे हमारा जो लेफ्ट पार्ट है इसके अंदर कौन सा रक्त होगा? प्योर ब्लड का मतलब ऑक्सीजन रिच, ठीक है। और इसके अंदर कौन सा होगा? इम्प्योर, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड हो गया, ठीक है जी। ऊपर वाले भाग को हम क्या कहते हैं? आलिंद, यानी ऑरिकल, और नीचे वाले भाग को नीले, यानी वेंट्रिकल, ठीक है। तो हृदय के ये 4 भाग है हमारे। अब होता क्या है कि हमारा जो ये प्योर भाग है, तो जब इसमें ऊपर वाला भाग कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो सारा ब्लड नीचे की ओर आएगा। इसमें यहां वाल्व लगे होते हैं दोनों साइड पर, ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वाल्व होते हैं। जैसे धक्का देगा ऊपर वाला भाग, तो वाल्व से सारा खून जो है यहां से प्योर और यहां से इम्प्योर नीचे आएगा, क्लियर है। जब ये आएगा तो यहां पर एक ब्लड वेसल्स होती हैं, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मेजर एयोर्टा, महाधमनी, ठीक है। महाधमनी जो है ये मेजर एयोर्टा है, जो हमारे हार्ट से रिलीज होकर पूरी बॉडी के अंदर प्योर ब्लड को ले जाती है, ठीक है। मेन एयोर्टा यानी धमनी, महाधमनी कहते हैं इसको। अब ये जो मेजर एयोर्टा है ये फर्दर बढ़ जाती है छोटी छोटी धमनियों में, यानी आर्टरी। क्या हुआ? नींद आ गई। तो धमनी, यानी अब किसमें एयोर्टा किसमें बढ़ गया? धमनी के अंदर, ठीक है। अब ये धमनी जो है फिर फर्दर बढ़ेगी, दिस इज कॉल्ड आर्ट्रियोल, यानी धमनिका। तो ये धमनिका में बढ़ गई, ठीक है। अब ये धमनिका जो है फिर फर्दर बढ़ेगी बिल्कुल बालों से पतली स्ट्रक्चर्स में, जिसको हम कैपिलरी कहते हैं। हाँ जी, बस एक लास्ट, केशिका। अब ये केशिका जो है ये हमारे बॉडी जो कोशिकाएं हैं, सेल, वहां तक ये रक्त को ले जाएंगी। यानी केशिकाएं जो हैं ये बालों से भी पतली होती हैं
और ये हमारे जो रक्त जो हमारी पूरी बॉडी की कोशिकाएं होती हैं वहां तक क्या ले जाएंगी? शुद्ध रक्त। इसमें कौन सा रक्त है? ऑक्सीजन वाला। तो ऑक्सीजन रिच ब्लड को कहां ले गई? ये कोशिका तक। ठीक है। और याद होगा हमने पिछली क्लासेस में डिस्कस किया था कि हमारे कोशिकाओं में क्या मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया। डिस्कस किया था। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है उसको क्या बोला हमने? पावर हाउस। ठीक है। तो यानी ये सारा खून जो है उसके अंदर जितने खाद्य पदार्थ हैं, यानी आपने जो भोजन कंज्यूम किया, दोपहर का लंच या डिनर जो भी आपने किया था, वो पाचित होने के बाद आपके ब्लड में मिक्स हो गया, तो वो सारे उसके अवयव जो है ब्लड के साथ जा रहे हैं, और जो सांस में ऑक्सीजन ले रहे हैं वह ऑक्सीजन भी इसके साथ साथ जा रही है। अब वो उसके सारे कंपोनेंट पाचित अवस्था में, जैसे आपने चपाती या राइस लिया, वो डाइजेस्ट होने के बाद किसमें बदल गया? ग्लूकोज में। किसमें बदल चुका वो? ग्लूकोज किसमें? हमारे ब्लड के अंदर। ग्लूकोज किसमें है? ब्लड में। वो ब्लड में ग्लूकोज जो है वो ऑक्सीजन के साथ साथ किसमें पहुंच गया? कोशिका में। फिर कोशिका के अंदर कहां जाएगा वो? माइटोकॉन्ड्रिया में। अब माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद ऑक्सीजन की प्रेजेंस में उस ग्लूकोज का क्या होगा? ब्रेकअप, टूटेगा वो। कौन सी क्रिया? एरोबिक रेस्पिरेशन। याद होगा हमने लिखवाया था आपको कि एरोबिक रेस्पिरेशन कहां होता है? माइटोकॉन्ड्रिया में। लिखवाया था मैंने आपको पॉइंट ये। तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा और बदले में क्या बनेगा? ऊर्जा। दूसरा कार्बन डाइऑक्साइड, तीसरा पानी। ये तीन चीजें बनती है। एनर्जी से आप सारी अपनी एक्टिविटी कर रहे हैं, यानी आपने सुबह जो अब लंच वंच किया था उसके बाद आप एक्टिव हैं, अपना पेन वैन सब चल रहा है, दिमाग भी चल रहा है। ठीक है। अगर आपने खाना ना खाया होता मान के चलो, तो अभी आपका मन भी नहीं लगता पढ़ने में और आपका ध्यान बार बार कहीं इंस्टॉल की ओर जा रहा होता। ठीक है। तो यानी वो सारा डाइजेस्ट होकर आपके एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं। और जो सांस आप छोड़ रहे हैं वो क्या रिलीज कर रही है? कार्बन डाइऑक्साइड। वो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है। ठीक है। और पानी जो आपका स्वेट एंड यूरिन के द्वारा बॉडी से बाहर जाएगा। तो यानी तीनों चीजों का यूटिलाइजेशन हुआ। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जो है एक जहरीली गैस होती है, तो बॉडी इसको सांस के द्वारा छोड़ती है, लेकिन उसको सांस छोड़ने के लिए वापस कहां आना पड़ेगा? फेफड़े में। कि सांस को लेना देना कौन कर? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़े करें, तो उसको फेफड़े में आना पड़ेगा। तो फेफड़े में आने के लिए फिर यहां से, यानी जैसे इसमें कार्बन डाइऑक्साइड बन गया, अब बनने के बाद यहां से फिर से फाइन बालों जैसी पतली सी कैपिलरी शुरू हो जाएंगी। ये कैपिलरी यानी केशिका, केशिका जो है बटेंगी किसके अंदर? वेन्यूल्स में। वेन्यूल, शिरिका, दैट इज शिरिका। और देन किससे बटा? वेन, यानी शिरा। और ये वेन किससे बढ़ गया? दिस इज अ महाशिरा, मेजर वेन। और मेजर वेन के द्वारा अब ये कहां गया? वापस हमारे हार्ट के अंदर। ठीक है। हार्ट के कौन से भाग में? राइट पार्ट में। अब यहां पर सारा कौन सा खून है? कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून पहुंच गया। ठीक है। अब यहां पे कार्बन डाइऑक्साइड वाला खून पहुंच गया, लेकिन अभी इसको कहां जाना है? फेफड़े में। समझ पा रहे हैं? अब फेफड़े में जाने के लिए अब यहां से एक और ट्यूब यहां से जनरेट होगी, एंड दिस इज कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है। पल्मोनरी आर्टरी यानी फुसफुस धमनी। तो ये जो धमनी होती है ये वापस किस में जाएगी? मान के चलो ये हमारे कौन है? लंग्स, फेफड़े। हमने जो ऑक्सीजन लिया था वो ऑक्सीजन इसमें है। ठीक है। अब इसमें क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। अब यहां पे एक चीज समझिएगा कि फेफड़े में ऑक्सीजन है और हमारे इस वेन के अंदर पल्मोनरी आर्टरी में क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड। अब यहां पर एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। कैसे? ये सारी कार्बन से जाएगी फेफड़े में और फेफड़े की सारी ऑक्सीजन आएगी किसमें? ब्लड में। ठीक है। अब ये क्रिया होने के लिए एक विशेष प्रोसेस होता है और उस प्रोसेस का नाम है डिफ्यूजन। ये भी कई बार क्वेश्चन आता है, डिफ्यूजन यानी विसरण। डिफ्यूजन या विसरण जो होता है इसमें गैसेस का एक्सचेंज होता है फ्रॉम हायर टू द लोअर कॉन्सेंट्रेशन, यानी उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैसेस की गति। समझ पा रहे हैं? विसरण का मतलब उच्च सांद्रण से
निम्न सांद्रण की ओर गैसेस की गति, यानी मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है, मूवमेंट ऑफ गैसेस फ्रॉम हायर टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन। और आप ये देखो, ये जो क्रिया है एवरीडे लाइफ में हमारी चलती रही, हमारी बॉडी में तो चली रही है, हमारे जीवन में भी देखी होगी आपने। एग्जाम्पल के लिए आपने देखा होगा, अगर कोई व्यक्ति बहुत परफ्यूम लगा के आया है, आपको दूर तक पता चल जाएगा परफ्यूम लगा हुआ है। अगर पूजा रूम में आपने अगरबत्ती जला दी है तो पूरे घर में खुशबू हो जाती है, होती है। घर में अगर एलपीजी कहीं छूटा खुला रह जाए, अड़ोस पड़ोस में पता चल जाता है, होता है सब। कौन सी क्रिया ये? डिफ्यूजन। क्योंकि अगर मांगे आप परफ्यूम की बॉटल में खुली छोड़ दी, तो परफ्यूम की बॉटल जहां पे खुली है तो उसके आसपास सारे परफ्यूम के होते हैं, वॉलेटाइल सब्सटेंस होता है इसके अंदर जो लिक्विड होता है, क्योंकि परफ्यूम देखने में लिक्विड लग रहा है, लेकिन जैसे उसका लिड खोल देंगे, आपने सुना होगा ना कि खोल दो तो उड़ जाएगा, बोलते हैं परफ्यूम को, खुला रहेगा क्या होता है, उड़ जाता है, क्योंकि उससे वॉलेटाइल गैसेस होती है। जैसे आपने ढक्कन रिमूव किया तो ये एकदम से वाष्पीकृत होगा, तो वाष्पीकृत होने के बाद उस बॉटल के आसपास इसका जो कॉन्सेंट्रेशन क्या होगा, हाई, और आसपास के एयर में क्या होगा, लो। भाई अगर अपने बॉटल खुला छोड़ दिया, मान के चलिए बॉटल है, इसमें गैसेस रिलीज होगी, तो यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन क्या हो गया, हाई, लेकिन आसपास क्या है ये, तो हाई से कहां जाएगा, लो की ओर। अब यहाँ पे ये गैसेस फैल गई, अब यहाँ पे क्या हो गया, हाई, लेकिन यहाँ पर क्या है, तो हाई से कहां जाएगा ये, तो धीरे धीरे क्या होगा, उसकी खुशबू सब जगह हो जाएगी। समझ पा रहे हैं सभी लोग ये बात को, क्लियर है? अब वही चीज यहां पर हो रही है। अब आप देखें कि हमारे फेफड़े में ऑक्सीजन क्या है, हाई, क्योंकि हमने सांस अंदर लिया है, और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल क्या होगा, यहां पे क्या होगा, और ये जो ब्लड हमारे ये जो इसमें से आ रहा है, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का कॉन्सेंट्रेशन क्या है, हाई, और ऑक्सीजन क्या होगी, इंप्योर ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड क्या होगा, ज्यादा, और ऑक्सीजन क्या होगी, समझ पा रहे हैं? तो मूवमेंट क्या होगा, उल्टा, हाई से लो की ओर, यानी हाई वाला कार्बन डाइऑक्साइड कहां जाएगा, कहां जाएगा, फेफड़े में, और इसका जितना भी ऑक्सीजन जो था हाई से कहां आएगा, कहां आएगा, लो। तो यानी अब यहां से ब्लड गैसेस का एक्सचेंज होगा, यानी सारी ऑक्सीजन किसमें आ गई, ब्लड में, और यहां पे ब्लड जो है ऑक्सीजन रिच ब्लड प्योर हो गया, और प्योर होने के बाद ये दोबारा किसमें गया, किसमें गया, लेफ्ट पार्ट में। अब सारा प्योर ब्लड अब यहां से यानी कि लंग्स के पास जो ब्लड वेसल्स प्योर ब्लड को, यानी ऑक्सीजन रिच ब्लड को ये लेकर जो जा रही है, इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी वेन। तो पल्मोनरी वेन के अंदर क्या होता है, शुद्ध रक्त। पल्मोनरी वेन में कौन सा खून होता है, शुद्ध। और पल्मोनरी आर्टरी में कौन सा होता है, बहुत बार क्वेश्चन आता है कि सभी धमनियों में, चाहे आप ये स्टेटमेंट लिख लो सभी लोग, सभी सेंटर्स प्लीज राइट डाउन द स्टेटमेंट, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, सभी धमनियों में शुद्ध रक्त पाया जाता है, अपवाद में फुसफुस धमनी, फुसफुस धमनी का मतलब होगा पल्मोनरी आर्टरी। यानी सभी धमनी में कौन सा खून है, सभी धमनियों में कौन सा खून है, शुद्ध, लेकिन किसमें अशुद्ध, किसमें है, यानी फुसफुस धमनी में कौन सा खून होगा, अशुद्ध। यानी ऑल द आर्टरीज कैरी प्योर ब्लड, all the arteries carries pure blood except all the artery carries pure blood except pulmonary artery। समझ आ रहा है, पक्का? कोई सभी को समझ आ रहा है? तो सभी धमनियों में शुद्ध रक्त है, अपवाद कौन सा है, फुसफुस धमनी। और ऐसे ही एक और स्टेटमेंट लिखो, सभी शिराओं में ये क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी शिराओं में इम्प्योर ब्लड यानी अशुद्ध रक्त होता है, सभी शिराओं में
अशुद्ध रक्त होता है अपवाद में फुसफुस शिरा यानी कि पल्मोनरी वेन, यानी जो फुसफुस शिरा है इसमें क्या मिलेगा? शुद्ध रक्त पल्मोनरी वेन में। यानी सभी शिराओं में अशुद्ध रक्त पाया जाता है, लेकिन अपवाद में फुसफुस शिरा में शुद्ध रक्त मिलेगा। यानी ऑल द वेन्स कैरी है, ऑल द वेन्स कैरी impure blood, all the veins carry impure blood अपवाद में, ठीक है, एक्सेप्ट pulmonary vein which carry pure blood। तो all the veins carry impure blood except pulmonary vein which carry pure blood। क्लियर है सबको? क्लियर है सबको? तो यहां पे ये दो क्वेश्चंस आपके इंपॉर्टेंट है, वेन और शिराओं के बारे में पूछा जाता है। तो सीधा सा कंसेप्ट है, जहां पे पल्मोनरी वर्ड आ गया, पल्मोनरी का मतलब होता है फेफड़ा, तो पल्मोनरी वेन या पल्मोनरी आर्टरी ये वो ब्लड वेसल है जो कि फेफड़े से आती है और फेफड़े की ओर जाती है। ठीक है, तो इसमें अपवाद है, बाकी कोई और दिक्कत नहीं है। क्लियर है सबको? क्लियर है? तो अगर आपने इमेजिन करना, आप समझ सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा जहां पानी फिल्टर होता है तो पहले जो हार्ट है यहां से ब्लड पहुंच रहा है, ये पंप की तरह काम कर रहा है, तो यहां से फिर आ रहा है बड़ा पाइप, फिर बड़ा पाइप जो है छोटे छोटे पाइप में, जब पानी सप्लाई होता है घर में, जल बोर्ड का पानी आपने देखा होगा, है ना, तो एक जो स्टेशन है जहां से पानी स्वच्छ होकर आता है, फिर वहां कहाँ जाता है, वो बड़ा पाइप आता है, फिर बड़े पाइप से कहाँ जाता है, छोटे पाइप में, फिर उसके बाद छोटे, और उस पर फाइनली आपके घरों तक पहुंचा। फिर उसका जो इम्प्योर है वो नाली के द्वारा वापस जा रहा है, और कहाँ जा रहा है, जो सीवेज स्टेशन होता है जहाँ पानी साफ होता है, तो वो साफ होने के लिए कहाँ जा रहा है, टुवर्ड्स लंग्स के साथ, तो वहां पे एक्सचेंज होगा, और उसके बाद फिर साफ होकर फिर आपके टैंक में पहुंच गया। तो यानी ये जो सिस्टम है पूरा हमारे बॉडी में चलता रहता है लगातार। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, इसी को हम डबल ब्लड सर्कुलेशन कहते हैं, यानी कि खून जो है वो एक पूरे चक्कर के दौरान हार्ट में दो बार आ रहा है, एक बार प्योर और एक बार इम्प्योर। इज इट क्लियर? क्लियर है सभी को? क्लियर है सभी को? तो इसमें जो काम के क्वेश्चन हमने समझ लिए, इसमें जो पॉइंट है, एक तो मेजर एओर्टा पे क्वेश्चन आता है, और कई बार क्या होता है वो ब्लड का साइकिल पूछ लेता है एग्जामिनर कि विच वन इज अ राइट चॉइस फॉर द ब्लड सर्कुलेशन। ठीक है, वो नाम लिखता रहेगा, और उसको आपने अरेंज करना पड़ेगा प्रॉपर ऑर्डर के अंदर कि ब्लड का जो फ्लो हो रहा है प्रॉपर ऑर्डर में कैसे है। तो आपको ये देखना है, पहले आपका हार्ट आएगा, ठीक है, कई बार वो हार्ट लिख देगा, कई बार लेफ्ट पार्ट या राइट पार्ट लिख देगा, तो आपको अरेंज करना है कि लेफ्ट पार्ट हमेशा यहां से शुद्ध चलेगा, लेफ्ट पार्ट से क्या चलेगा, शुद्ध रक्त। तो पहले लेफ्ट का शुद्ध आएगा, वो किस में आएगा, खून नेक्स्ट पॉइंट का आएगा मेजर एओर्टा यानी महाधमनी, खून किस में आया, महाधमनी से किस में आया, धमनी में, धमनी के बाद धमनिका, फिर ये कैपिलरी यानी केशिका, ठीक है, फिर उसके बाद ये वापस जा रहा है शिरिका, फिर उसके बाद शिरा, फिर उसके बाद महाशिरा, फिर किस में आ रहा है, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट। तो इनको अरेंज करने के बार वो नाम लिखता जाएगा, और उसमें आपको राइट ऑर्डर फाइंड आउट करना होगा कि किस चॉइस के अंदर राइट ऑर्डर है इसका। समझ पा रहे बात को? तो क्वेश्चन ऐसा भी दिया जाता है कई बार, ठीक है, आपको सर नाम लिख देंगे, डायग्राम कुछ नहीं आएगा, सर नाम लिखा जाता है कि ये इसके अंदर तो राइट सीक्वेंस कौन सी है, ब्लड का फ्लो जो हो रहा है हमारी बॉडी में उसके राइट सीक्वेंस क्या है। तो कई बार वो राइट से शुरू कर देगा, कई बार लेफ्ट से शुरू कर देगा, तो आपको पता होना चाहिए राइट ऑर्डर जो हमारा होगा वो कौन सा है, लेफ्ट से। लेफ्ट से कहां जाएगा, राइट की ओर, राइट पार्ट ऑफ द हार्ट की ओर, लेकिन उसके अंदर फ्लो जो है कहां से, पहले मेजर एओर्टा आएगा, फिर उसके बाद भाई नाम से समझ, एओर्टा के बाद आर्टरी, आर्टरी के बाद आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी, इस प्रकार से। फिर उसके बाद क्या है, सेल यानी कोशिका, फिर कोशिका से वापस जा रहा है, वापस करते हुए। तो आपको थोड़ा सा नाम जरूर माइंड में सेट करना है, तो बाकी चाहे ये याद रहे ना रहे, लेकिन सीक्वेंस का थोड़ा माइंड में सेट कर लो। क्लियर है? अब एक बार बना लो इसको, अगर जो कुछ पूछना है तो इसमें देख लो, या स्क्रीनशॉट लेना वो ले लो जी, बना लो जल्दी से। अगर राइटिंग क्लियर ना हो तो पूछ लीजिएगा जिसको पूछना हो। सभी सेंटर्स, दीप शिखा एक बार और बोल दीजिए, ठीक है, दीप शिखा जी, मैंने ये बोला
कि ये जो ब्लड का फ्लो है हमारी बॉडी में, ठीक है, ब्लड का जो फ्लो हो रहा है वो कैसे हो रहा है। देखिए हमारा जो ब्लड का जो सीक्वेंस होगा वो लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट से शुरू करना है। लेफ्ट में क्या है, प्योर ब्लड। तो प्योर ब्लड से हमारा कहाँ जाएगा खून, एओर्टा के अंदर, मेजर एओर्टा, महाधमनी, ठीक है, ये बड़ा पाइप हो गया। महाधमनी के बाद खून जा रहा है हमारे छोटी छोटी पाइप्स होती हैं जिसको हम बोलते हैं धमनी। फिर धमनी से जाएगा धमनिका में, फिर धमनिका से जाएगा केशिका में, फिर हमारी बॉडी की कोशिकाएं जो छोटी छोटी होती हैं, क्योंकि पता है मिलियन ऑफ सेल्स हैं और सारी सूक्ष्म होती हैं, तो उसमें बालों से पतली जो धमनिकाएं होती हैं उसमें खून सप्लाई करती हैं। और वहां जाने के बाद फिर क्या होगा, वो सारा पाचित फूड वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में जाएगा और वहां पे ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन है प्योर खून में, तो वह ऑक्सीजन के प्रेजेंस में उसका ब्रेकअप होगा भोजन का, और ब्रेकअप होने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड विषैली गैस बनेगी। ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से हमारी कैपिलरी, ठीक है, कैपिलरी से होती हुई, जिसे हम श्रिका भी कहते हैं, उनसे होती हुई वेन्यूल, फिर वेन्स, और फिर महावेन्स, महाश्रय जिसे कहते हैं, उससे होती हमारे हार्ट के राइट पार्ट में जाएगा। फिर वहां से राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से अब ये जाएगा फेफड़े की ओर साफ होने के लिए। तो फेफड़े की ओर जब साफ होने के लिए जाएगा तो जो पाइप हार्ट से फेफड़े की ओर जाएगी उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है। तो जो पाइप या जो ब्लड वेसल्स राइट पार्ट ऑफ द हार्ट से लंग्स की ओर जाएगा साफ होने के लिए, उसका नाम है पल्मोनरी आर्टरी। तो पल्मोनरी आर्टरी वह धमनी है जिसके अंदर अशुद्ध रक्त पाया जाता है। बाकी सभी धमनियों में शुद्ध मिलता है, लेकिन इसमें अशुद्ध मिलेगा। फिर ये अशुद्ध रक्त जो है ये फेफड़े में गया, फिर प्रोसेस होगा डिफ्यूजन का यानी विसरण का। जो बताया कि डिफ्यूजन या विसरण में क्या होता है, उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गैस की गति, ठीक है। अब फेफड़े में जब आपने सांस अंदर लिया उसमें ऑक्सीजन की मात्रा हाई है, तो ऑक्सीजन हाई है लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा लो है। लेकिन हमारे इम्प्योर ब्लड के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा हाई है और ऑक्सीजन की मात्रा कम है। अब यहां पे हाई से लो की ओर मूवमेंट होगा, यानी ऑक्सीजन जो हाई है वो लो की ओर, लो क्या है खून के अंदर, तो हाई से लो की ओर जाएगा। जब लो की ओर जाएगा तो खून हमारा सारा क्या होगा, स्वच्छ हो गया। और इसमें जितना भी इम्प्योर कार्बन डाइऑक्साइड था वो यहां पर क्या है, फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड लो, तो यहां से कहां जाएगा, ये हाई से लो की ओर। जब ये लो की ओर चला गया तो यहाँ पे सारी कार्बन से हमारे फेफड़े में स्टोर हो जाएगी और फेफड़े की ऑक्सीजन हमारे ब्लड में चली गई। तो इस तरह से हमारा ब्लड प्योरीफाई हो गया, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसमें सारा कार्बन हमारी बॉडी से बाहर चला जाता है। तो ये प्रक्रिया लगातार हमारी बॉडी में सीक्वेंस में चलती हैं, ठीक है। और इसी को हम डबल ब्लड सर्कुलेशन के नाम से जानते हैं। तो बहुत ही संक्षेप में और काम की चीजें हमने डिस्कस की, वैसे तो बहुत ही विस्तृत होता है ये, ठीक है। तो कोई डाउट्स है, कुछ क्वेरीज है तो बताइए। एनी क्वेरीज? दीपशिखा क्लियर हो गया सबको? ऑल द सेंटर क्लियर है? स्पीड ठीक है सबको? स्पीड तेज तो नहीं है किसी को? बोझा मत रखना, हो स्पीड तेज तो बता दो, फिर बढ़े आगे। डन? सभी सेंटर्स लिख लिया इसको? ओके ठीक है, चलिए लिखिए इसको, बनाइए जल्दी से। हाँ जी, कैपिलरी, हाँ क्या है? आर्ट्रियोल के बाद कैपिलरी, केशिका, उसके बाद ये कोशिका, कोशिका के बाद जितना कार्बन है इसको फिर से इकट्ठा किया जाएगा। फिर से कौन इकट्ठा करेगा? कैपिलरी। यहां से दोनों साइड पे कैपिलरी, यहां भी कैपिलरी है, फिर कोशिका, फिर यहां पे फिर कैपिलरी आती है। फिर कैपिलरी के बाद कौन आएगा? श्रिका यानी वेन्यूल। वेन्यूल्स के बाद कौन आएगा? वेन्स। मतलब उल्टा है, आइयोल यहाँ पे आर्टरी, आर्टरी का एंड कौन होगा? आर्ट्रियोल, और वेन्यूल, वेन का कौन होगा? वेन्यूल, ठीक है। बस स्टार्टिंग यहाँ से, फिर उसके बाद वेन, फिर महावेन, फिर हार्ट का, ठीक है। और खाली ये नहीं है, पूरी बॉडी में जाल बिछा हुआ है, ये तो हमने नटशेल में डिस्कस किया है, ठीक है। ये पूरा ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम हमारी बॉडी में होता है, वो बहुत बालों से पतली पतली बीच में होती हैं सारी ये, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है ये बॉडी का। जल्दी से नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, विसरण, देखो विसरण क्या होता है? उच्च सांद्रण से निम्न सांद्रण की ओर गति, ठीक है। अब आप देखें, जब आपने सांस अंदर लिया तो आपके फेफड़े में कौन सी गैस ज्यादा होगी? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन ज्यादा होगी ना, ठीक है। और कार्बन की मात्रा क्या होगी? कम, ठीक है। अब जब यहाँ पे ये दोनों गैसें, और जो हमारा गंदा खून है इसमें कौन सी गैस ज्यादा है? CO2। और कम कौन सी है? ऑक्सीजन। अब एक्सचेंज क्या हो रहा है गैसेस का? किसका? हाई से लो की ओर। अब हाई कौन सी है? कार्बन डाइऑक्साइड, और यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड क्या है? लो।
तो हाई से कहां जाएगी, लो की ओर। तो ये सारी कार्बन से कहां, खून से निकल के कहां चलेगी, फेफड़े के अंदर चली गई। अब यहां पे फेफड़े में ऑक्सीजन क्या है, हाई, और खून में ऑक्सीजन क्या है, लो। तो यह हाई से कहां जाएगी, लो की ओर। जब सारी ऑक्सीजन लो में चली गई तो सारी ऑक्सीजन किसमें मिल गई, हमारे खून के अंदर, और खून से सारा कार्बन से कहां चला गया, फेफड़े में। तो खून हमारे, अगर ऑक्सीजन चले गया तो खून हमारा क्या हो गया, साफ हो गया। अब ये साफ खून वापस किसमें जाएगा, लेफ्ट पार्ट और लेफ्ट पार्ट ऑफ द हार्ट। फिर ये फिर प्रोसेस कंटिन्यू होगा, फिर वो लगातार चलता रहेगा। तो इस तरह से साइकिल हमारी बॉडी में चलती है। क्लियर है। तो आप सोचो कि हम कितनी सांसें करते हैं और उसके पीछे पूरी बॉडी को कितनी मेहनत करनी पड़ती है। पूरा साइकिल चलता जा रहा है, घूमता जा रहा है पूरी बॉडी में, ठीक है। और जब कभी दिक्कत आती है, आपने देखा ही है अभी जो कोविड चला है, कितनी प्रॉब्लम्स हुई हैं लोगों को, बेचारों को सांस लेने में दिक्कत हुई, जिनका प्रोसेस रुका तो उनको एक एक सांस कितनी भारी हो रही थी उनके लिए, क्योंकि जो वायरस है उन्होंने उसके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक किया लोगों के, ठीक है। तो समझ सकते हैं कितना खतरनाक प्रोसेस है ये। जल्दी से आगे बढ़ते हैं, लिखो जल्दी से, फिर आगे चलें। डन, लिख लिया सब लोगों ने, शैल आई डिलीट। कमलेश कुमार, शिरा में भी अशुद्ध रक्त पाया जाता है, आपने लिखाया सर, फुसफुस शिरा, फुसफुस धमनी में है। देखो मैंने बोला, कमलेश जी मैंने बोला कि जो शिराएं हैं, यानी जितनी भी हमारी बॉडी में वेन्स होती हैं, उन सब में अशुद्ध रक्त पाया जाता है। लेकिन फुसफुस धमनी अकेली ऐसी धमनी है जिसमें अशुद्ध मिलेगा। लेकिन फुसफुस शिरा अकेली ऐसी एक शिरा है जिसमें शुद्ध रक्त होगा, ठीक है। दो चीजें याद रखिएगा। देखिए, आर्टरी वह ब्लड वेसल है जो हार्ट से दूर जाती है, ठीक है, और वेन वो वेसल है जो हार्ट की तरफ आती है। समझ आया। अब ये जो है हार्ट से दूर, देखिए ये फेफड़े है, फेफड़े से जो आ रही है हार्ट की तरफ, तो उसे हम क्या बोलेंगे, वेन। क्या बोलेंगे, कहा गया वो लिखा हुआ, वेन, ठीक है। जो हार्ट की तरफ आने वाली ब्लड वेसल से वेन बोलते हैं, जो हार्ट से दूर जाती है उसको हम आर्टरी बोलते हैं। तो ऐसे याद रखें, ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे। अवे का मतलब क्या होता है, दूर जाना। तो आसान तरीका है याद रखने का कि आर्टरी और शिरा में क्या डिफरेंस है। तो ए फॉर आर्टरी और ए फॉर अवे हो गया, यानी हार्ट से जो दूर जाती है वो आर्टरी होती है, जो हार्ट की तरफ आती है वो शिरा होती है, ठीक है। अब हार्ट से तरफ आ रही है तो वो शिरा हो गई, और हार्ट से जो दूर जा रही है, हार्ट से दूर जा रही है क्या बोलते हैं हम, आर्टरी, यानी एओर्टा। तो हमेशा याद रखें। तो इसे कमलेश जी, जो आर्टरी होती हैं अकेली ऐसी, फुसफुस वाले वर्ड लगाया, फुसफुस का मतलब पल्मरी, यानी जो फेफड़े से हुई है, तो ये फेफड़े से जा रही है, इसलिए उसका नाम कराया हमने फुसफुस धमनी शिरा रखा। तो सिर्फ इसके अंदर आपको शुद्ध मिलेगा, बाकी सब में अशुद्ध होगा। क्लियर है सभी को, एनी क्वेरीज, शैल आई डिलीट दिस पार्ट, हो गया, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, सभी सेंटर्स अब मिटा रहे हैं इसको। नेक्स्ट, अब हमने डबल के बारे में समझा, अब थोड़ा सा और डिटेल पार्ट में चलते हैं, और अब हम समझेंगे ब्लड ग्रुपिंग को। हाँ, जो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन है उसमें ऐसा कोई डिफ्रेंशिएट नहीं होता, ठीक है। वो सिर्फ उनमें मिलेगा, जैसे आपने देखा होगा जो फ्रॉग है हमारा, ठीक है, जो मछलियां होती हैं, ठीक है, तो इनका हार्ट जो 4 चैम्बर नहीं होता, जो 4 चैम्बर नहीं है तो उनका ब्लड साथ ही चलेगा, ठीक है, वो सिंगल ब्लड सर्कुलेशन में जाएंगे, ठीक है। अब हम बात करते हैं ब्लड ग्रुपिंग के बारे में। और ये जो क्वेश्चन है ब्लड ग्रुपिंग का, रुधिर वर्गीकरण बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और ये सभी एग्जाम्स में रहते हैं ऐसे क्वेश्चंस, चाहे वो आप एसएससी का दे लो, चाहे पीसीएस दे लो, या बिहार का ये यूपीएससी लेवल तक ब्लड जाता है, ठीक है। तो इसका ब्लड ग्रुपिंग आपको आती है, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। देखिए, ब्लड ग्रुपिंग की अगर हम बात करें तो सबसे पहले ब्लड ग्रुपिंग का जो कंसेप्ट है वो कार्ल लैंडस्टेनर की ओर जाता है।
इसको फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग भी कहा गया है। यानी रुधिर वर्गीकरण का जन्मदाता। रुधिर वर्गीकरण का जन्मदाता, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कई एग्जाम्स में रहा है कि हु इज अ फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग, तो कार्ल लैंडस्टेनर फादर ऑफ ब्लड ग्रुपिंग है, और इसको फादर ऑफ ABO-RH सिस्टम भी कहा गया है। ठीक है, तो फादर ऑफ ABO-RH सिस्टम के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दूसरी बात, ABO-RH सिस्टम के अंदर इसका को वर्कर जो था, एक वेर्नर नाम का व्यक्ति भी था, वो इसका को वर्कर था। यानी इन दोनों ने मिलकर काम किया था RH सिस्टम पे। ठीक है, तो क्वेश्चन डिपेंड करता है कि क्या पूछा गया है। अगर ABO-RH सिस्टम में उन्होंने दो ऑप्शन बना दिए हैं, एक पे ये है, दूसरे में कार्ल लैंडस्टेनर प्लस वेर्नर दोनों ऐड हो गया, तो बेस्ट ऑप्शन आपका वो जाएगा जिसमें दोनों ऐड हो गए हैं। ठीक है, क्लियर है सबको? क्लियर है? समझ आ रहा है? अब आप देखें कि इसने का कंसेप्ट क्या दिया था, क्योंकि आप सब जानते हैं कि हम सबका जो ब्लड ग्रुप है, ठीक है, अलग अलग है। देखने में खून सबका लाल है, ठीक, लेकिन उसके बाद भी हम सबका ब्लड का जो नेचर है सबका अलग अलग है। क्यों है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट? हाँ जी, खून हमारा अलग अलग किस कारण है? बिल्कुल DNA के कारण, क्योंकि हमारा जो DNA होता है वो वेरिएशन से होता है। ठीक है, और जो खून है हमारे पेरेंट्स के साथ या हमारे जो क्लोज रिलेटिव है भाई बहन के साथ, इनमें हमारी मैचिंग हो जाती है आसानी से, यानी मिलते जुलते ब्लड हो जाते हैं हमारे। ठीक है, और ऐसा भी नहीं उनके साथ, दोस्तों के साथ भी हो जाता है। ठीक है, लेकिन वेरिएशन थोड़ा अलग अलग है DNA के लेवल पे। अब इसमें देखिए इसने क्या कंसेप्ट दिया ब्लड ग्रुपिंग का। इसने कहा कि हमारा जो ब्लड ग्रुप है, एज वी नो दैट, हमने अभी डिस्कस किया कि हमारा ब्लड किसमें बहता है? धमनी और शिराओं में। ठीक है, धमनी शिरा एक पाइप लाइक नेटवर्क है जिसके अंदर ब्लड प्रेजेंट है, और मान के चले ये ब्लड के लिक्विड पार्ट है जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मा। ये रक्त का तरल भाग, रक्त का तरल भाग प्लाज्मा होता है, और इसके अंदर एक ब्लड सेल है जिसका नाम है RBCs। तो लैंडस्टेनर ने माना जो हमारी RBCs होती है, इसका इंपॉर्टेंट रोल होता है हमारे ब्लड ग्रुपिंग के लिए। ठीक है, हमारी जो लाल रक्त कणिका है, ठीक है, इट प्लेस इंपॉर्टेंट रोल इन ब्लड ग्रुपिंग। इसकी सतह के ऊपर विशेष तरह की प्रोटीन्स अटैच होती हैं। RBCs की सतह के ऊपर विशेष तरह की प्रोटीन्स हैं, इसको हम कहते हैं सरफेस एंटीजन। जिसका मतलब है सतह प्रतिजन। ठीक है, जो सतह प्रतिजन होते हैं हमारे RBCs के ऊपर, वो क्या करती है? सतह प्रतिजन का जो नेचर है वो कैसा बनेगा? इट इज अकॉर्डिंग टू द पेरेंट्स। ठीक है, यानी जो सतह प्रतिजन होगा इसका मेकअप वही होगा जो हमारे माता पिता की तरफ से मिलता है। यानी कि आप ये मान के चलते हैं कि जन्म लेने से पहले ही बच्चे का ब्लड ग्रुप का निर्धारण हो जाता है। यानी बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होगा उसके जन्म से पहले ही निर्धारित हो जाता है, और जन्म लेने से पहले उसके अंदर खून बनना भी आरंभ हो जाता है। ठीक है, लेकिन खून कैसा होगा, उसका नेचर क्या होगा, इट टोटली डिपेंड्स ऑन द पेरेंटल ब्लड नेचर। यानी माता पिता का जो रक्त समूह होगा उसका ही, यानी कि वो जेनेटिक मेकअप, यानी जो क्रोमोसोम्स होंगे या DNA को मालूम, क्रोमोसोम के साथ क्या होता है? DNA। तो DNA बच्चे को पास ऑन होगा, बच्चे की बॉडी उस पेरेंटल DNA के कोडिंग को डिकोड करती है, और डिकोड करने के बाद जैसा उसको इंफॉर्मेशन मिलता है उसके मुताबिक बच्चे का जो ब्लड सिस्टम है वही प्रोटीन बना करके और ब्लड बनाना आरंभ कर देगा। यानी कि माता पिता के ब्लड का डायरेक्ट इन्फ्लुएंस जो होता है वो बच्चे के रक्त समूह पे होगा। ठीक है, तो यानी ये जो सरफेस एंटीजन जो हमने बताए, तो ये क्या करते हैं? दे डिटरमाइन द ब्लड ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल।
ब्लड ग्रुप ऑफ एन इंडिविजुअल, यानी किसी व्यक्ति का रक्त समूह क्या होगा, तो रक्त समूह का निर्धारण कौन करेगा, रक्त समूह का निर्धारण सतह प्रतिजन करते हैं। ठीक है, तो रक्त समूह का निर्धारण कौन करेगा, सतह प्रतिजन, यानी जैसा सतह प्रतिजन होगा उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप वही होगा। और सतह प्रतिजन का निर्धारण कौन करेगा, उसके माता पिता की तरफ से आएगा, यानी माता पिता के जो क्रोमोसोम्स या जैसे माता पिता का खून होगा वही खून का इंफॉर्मेशन वो बच्चे को पास ऑन करेंगे कोडिंग इंफॉर्मेशन में, वो डिकोड होगा और उसके बाद बच्चे का बॉडी सिस्टम वही खून बनाएगा जिसका इंफॉर्मेशन उसको पेरेंट्स से मिला है। ठीक है, और वो क्या बना लेगा, अकॉर्डिंग टू पेरेंट्स क्या बना लेगा, सतह प्रतिजन। और यही सतह प्रतिजन उस व्यक्ति के ब्लड का क्या करेंगे। क्लियर है, पॉइंट क्लियर है, सभी को पॉइंट क्लियर है, ये ध्यान से समझिएगा। ठीक है, तो ज्यादा कोई टेंशन वाला काम नहीं है, बस सीधा सी बात है कि हम सब के अंदर जो अलग अलग खून है, तो खून किस कारण होगा हमारा, किस कारण है, सरफेस एंटीजन। और ये सरफेस एंटीजन बने किस कारण है, हमारे पेरेंट्स की तरफ से। भाई हमारे पेरेंट्स का जैसा खून होगा उसका इंफॉर्मेशन किसको मिला, हम लोगों को मिला, और हमारी बॉडी ने उसकी इंफॉर्मेशन को कोडिंग को क्या किया, डिकोड कर लिया, और जैसे उसकी रिक्वायरमेंट थी तो हमारी बॉडी ने वही क्या बनाया, सरफेस एंटीजन, और वही सरफेस एंटीजन बना तो उसके बाद खून भी हमारा उसके अकॉर्डिंग बना। क्लियर है, क्लियर है जी। चले आगे। दूसरी चीज इसने क्या बोला कि हमारा जो ये ब्लड प्लाज्मा है, जो तरल भाग है, ब्लड प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी जो आरबीसीज में प्रेजेंट सतह प्रतिजन के विपरीत होती है। राइट, सो ब्लड प्लाज्मा contains antibodies which is different from surface antigen present on RBCs। तो कहने का मतलब है कि दो चीजें हैं इसमें आप समझेंगे, एक है एंटीजन, सरफेस एंटीजन, दूसरा है एंटीबॉडीज। ठीक है, जैसा सरफेस एंटीजन होगा उसका उल्टा होगा एंटीबॉडी। एंटीबॉडी मिलेगा हमारे प्लाज्मा में और सरफेस एंटीजन मिलेगा आपके आरबीसीज के ऊपर। बस दो चीजों के ऊपर कंसेप्ट रखना आपने, पूरा ब्लड सिस्टम समझ में आ जाएगा, पूरा ब्लड ग्रुपिंग समझ आ जाएगा। बस इन दो पॉइंट को आपने कंसीडर करना है, सरफेस एंटीजन और एंटीबॉडीज। सरफेस एंटीजन कहां पे, आरबीसी के साथ, और एंटीबॉडी, और ये एंटीबॉडीज कहां पर, हमारे प्लाज्मा में। तो यानी इसमें क्या मिलेगा, हमारे एंटीबॉडीज किसमें मिलेंगे, लिक्विड पार्ट में। लिक्विड पार्ट का मतलब प्लाज्मा। इज इट क्लियर? जल्दी से इसको एक बार नोट डाउन करें फिर आगे बढ़ते हैं। सभी सेंटर्स जल्दी से एक बार नोट डाउन करें फिर हम सिस्टम को समझेंगे। क्लियर है, सभी को समझ आ रहा है, वैसे कोई दिक्कत तो नहीं है, आसान है। घर जाके रिवीजन करना शुरू कर दो, सैंपल पेपर मार्केट में अवेलेबल है बीपीएससी वगैरह के। ठीक है, और जो जो टॉपिक हम करवा रहे हैं उस टॉपिक के अकॉर्डिंग फिर आप उनको थोड़ा प्रैक्टिस करना शुरू करो, और आप देखेंगे जैसे जैसे टॉपिक करवा रहे हैं आप देखें मैक्सिमम जो क्वेश्चन उसके अंदर दिए रहे होंगे वो वही होंगे जो हमने यहाँ पे डिस्कस किए हैं, और फिर उनको कोशिश करो सॉल्व करने की। अपने आप के अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस बूस्टअप हो जाएगा।
आपको लग जाएगा पता कि हाँ हम इजिली कर पा रहे हैं, क्वेश्चंस को हम समझ पा रहे हैं। और टाइमिंग साथ साथ रखें कि कितनी देर में हमने टाइम के स्लॉट के अंदर हम कितने क्वेश्चन अटेंड किए आपने, तो इससे आपका टाइमिंग भी मैनेज हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिस करना शुरू करें, वरना अगर धीरे धीरे करते रहोगे तो सिलेबस बहुत आगे तक पहुंच जाएगा, फिर लास्ट में बहुत दिक्कत होगी आपको। तो रोज का रोज थोड़ा थोड़ा प्रैक्टिस करो, ज़्यादा नहीं, 2-2 घंटे भी निकाल लोगे, 1-1 घंटा भी निकालो फिलहाल तो भी आपका काम चल जाएगा, ठीक है। लेकिन लास्ट में तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। तो आप ये बुकलेट ले लीजिए, सैम्पल पेपर मार्केट में अवेलेबल होंगे बीपीएससी के पुराने, और उसके बाद करना शुरू कर दो उनको। जी आगे बढ़े। हाँ, सतह प्रतिजन भी प्रोटीन, प्रोटीन का मतलब प्रोटीन, हमारी बॉडी में जितनी प्रोटीन है किसकी बनी है, डीएनए की इंफॉर्मेशन है। जैसा डीएनए हमें माता पिता से मिलेगा उसके मुताबिक हमसे प्रोटीन बनेगी, वही खून की प्रोटीन बनेगी। माता पिता का जो खून है उसके अंदर जैसा खून का नेचर होगा, वही खून किसको मिला, बच्चे को, उसकी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो बच्चे का ब्लड भी वही प्रोटीन बनाएगा डीएनए के अकॉर्डिंग, वही सिस्टम चलेगा। तो यानी माता पिता का जैसा खून होगा उसका मिलता जुलता खून किसका होगा, बच्चे का होगा। डन, क्लियर है जी सबको। इंग्लिश में है, हिंदी में आप लिख लीजिए, हिंदी में लिखिए, ब्लड प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन, ब्लड प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है, ब्लड प्लाज्मा में विशेष प्रकार की प्रोटीन पाई जाती है जिसे एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कहते हैं, जिसे एंटीबॉडीज यानी प्रतिरक्षी कहते हैं। और यह प्रतिरक्षी सतह प्रतिजन पर, और यह प्रतिरक्षी सतह प्रतिजन पर पाए जाने वाले, सतह प्रतिजन पर पाए जाने वाले, सतह प्रतिजन पर सॉरी आरबीसी पर पाए जाने वाले, सॉरी आरबीसी पर पाए जाने वाले, आरबीसी पर पाए जाने वाले सतह प्रतिजन के विपरीत होते हैं। आरबीसी पर पाए जाने वाले सतह प्रतिजन के विपरीत होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मिटा दें, हो गया सबका, ऑल द सेंटर्स, ठीक है। तो अब अगर हम देखें, अब हम बात करेंगे ब्लड ग्रुप के। हाँ जी, ब्लड ग्रुप में हम टेबल बनाएंगे। देखिए जैसे, हाँ प्रोटीन तो है, हाँ ये भी प्रोटीन है, दोनों, लेकिन नेचर डिफरेंट है दोनों का, मतलब दोनों ऑपोजिट हैं एक दूसरे के। एंटीजन जो होते हैं ये एंटीबॉडी बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। अब ये जो आपको कोविड का जो लग रहा है, व्हाट इज दिस वैक्सीन, ये आपको एक टाइप का एंटीजन, जैसे अगर हमारी बॉडी में वायरस जाता है तो क्या करता है, हमारी बॉडी में वो एंटीजन रिलीज करेगा, और एंटीजन जो रिलीज करेगा तो एंटीजन हमें अंदर एंटीबॉडीज बनाने के लिए प्रेरित करेंगे। तो ये जो लग रही है इसका पर्पस क्या है, ये जो वैक्सीन लगाई जा रही है कि इसका मतलब आपके अंदर एंटीबॉडीज विकसित हो जाएं, किसके प्रति, कोविड के प्रति, वो लगाए जा रहे हैं, ये डोज बनाई जा रही है। तो वो तो है आउटर, लेकिन हमारे ब्लड के अंदर भी सिस्टम होता है, ठीक है। तो लेकिन ये ध्यान देना कि ये जो हम एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं ये हमें बीमारी के लिए काम नहीं करती है। ये एंटीबॉडीज काम करेंगे सिर्फ जब हमें खून चढ़ाया जाता है, उल्टा सीधा खून कभी बॉडी में आ जाए तब एक्शन करते हैं, क्यों, बीमारी वाले एंटीबॉडीज अलग होते हैं। ये हम खून वाले एंटीबॉडीज की बात कर रहे हैं, तो एंटीबॉडीज का टाइप अलग अलग है, समझ पा रहे हैं। ये एंटीबॉडीज सिर्फ खून के प्रति काम करेंगे, और दूसरे एंटीबॉडीज होते हैं वो बीमारी के प्रति काम करते हैं, ठीक है। वो जब भाई कोई बीमारी हो जाती है उसके बाद हमारी बॉडी अपने आप वो एंटीबॉडी बनाती है, क्योंकि ये जो कोविड था ये नया कंस्ट्रेन था, तो हमारी बॉडी को उसका आइडिया नहीं था, इसलिए हमारी बॉडी एंटीबॉडीज प्रॉपर नहीं बना पाई कुछ लोगों की, और कुछ लोगों जिनकी इम्यूनिटी स्ट्रांग थी उनकी एंटीबॉडीज अच्छे से बन गए, उनको दिक्कत नहीं आई। और लेकिन जिनकी प्रॉब्लम थी, या बीमार थे या ओल्ड एज लोग थे या कुछ ऐसे थे, तो उनके एंटीबॉडीज प्रॉपर नहीं बन पाए, तो इसलिए वो सबसे ज़्यादा बेचारे वही विक्टिम हुए थे इस बीमारी के, ठीक है। और इसलिए अब ये जो वैक्सीन है वो प्रॉपर उसमें लगाई जा रही है ताकि दोबारा से एंटीबॉडीज बने, और सबके लिए बने, स्पेशली इसके कोविड के लिए, ठीक है। तो ये पर्पस है इसका। अब देखिए ब्लड ग्रुप की अगर बात करें तो ब्लड ग्रुप में हम क्या करते हैं, सबसे पहले आपको मालूम है ब्लड ग्रुप का टाइप्स जो है, देन सरफेस एंटीजन, 3 कॉलम बना लें, सरफेस एंटीजन ऑन आरबीसीज, सतह प्रतिजन,
आरबीसी के ऊपर एंड एंटीबॉडीज इन ब्लड प्लाज्मा प्रतिरक्षी रक्त प्लाज्मा में। ठीक है, अब ये तीन हमारे पास कॉलम है। मान के चले कोई व्यक्ति ए समूह का है, ठीक है। अपना ब्लड ग्रुप मालूम है सबको, सभी को मालूम अपने ब्लड ग्रुप। कोई व्यक्ति है ए वाला जिसका ब्लड ग्रुप ए है, हाँ प्री पॉजिटिव नेगेटिव हम बाद में करेंगे, फिलहाल ए वाले कितने लोग हैं? अच्छा गुड। अब जो लोग ए हैं वो ए क्यों हैं? कारण क्योंकि देखिए आप सब मालूम है हमारे अंदर कितने जोड़ी गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी का मतलब 23 फादर के और 23, समझ गए बात को। अब आप मान के चले जो व्यक्ति ए समूह का है उसके अगर वो रक्त की जांच होती है उसकी, तो उसके अंदर जो प्रतिजन मिलेंगे वो प्रतिजन को हम डिनोट करते हैं इस फॉर्म में, एलील। इसमें ए नाम का प्रतिजन होगा या तो, एंड दूसरा ये होगा, या फिर उसके अंदर दोनों ही ये होंगे। कारण अब मान के सपोज फादर उसका ए ग्रुप का था, इमेजिन करते हैं फादर ए का था और मदर मान के चलो ओ ग्रुप की थी सपोज। तो अब फादर ने अपना 23 शेयर दिया, मदर ने भी 23 पार्ट अपना शेयर किया, तो अब ये उसके उस व्यक्ति के अंदर ये कॉम्बिनेशन मिलेगा। अब ओ यानी 0 नथिंग, इसकी वैल्यूज नहीं है, ए ओ पे डोमिनेंट होगा, तो यानी उस व्यक्ति का ब्लड ग्रुप क्या बनेगा? ए। या फिर अगर सपोज दोनों ही मम्मी पापा ए ग्रुप के हैं, तो फादर ने भी ए दे दिया उसने भी ए दिया, तो दोनों के अंदर क्या बना? कंबाइन होगा क्या? ए। तो ब्लड ग्रुप क्या बना? समझ के बात को। दोनों में से एक ऑप्शन होगा, दोनों नहीं होगा उसके अंदर, या तो ये उसके अंदर ट्रेंड होगा या फिर ये ट्रेंड होगा। अगर उसके मम्मी पापा दोनों ही ए है तो व्यक्ति या बच्चा जो होगा प्योर ए ग्रुप होगा, अदरवाइज वो इस फॉर्म में जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास समझने वाली बात है। तो यार ये दो, तो कोई बार क्वेश्चन दिया था अगर कोई व्यक्ति ए समूह का है तो ए क्यों है? क्योंकि उसके अंदर सतह प्रतिजन कौन सा है? ए। सतह प्रतिजन कौन सा है? ठीक है, लेकिन अब उसके अंदर जो प्लाज्मा होगा यानी एंटीबॉडीज, एंटीबॉडीज ए का उल्टा यानी बी, यानी पे यहां पे एंटीबॉडीज क्या होगा? उसका बी होगा। और डू रिमेंबर एंटीजन डिनोटेड बाय कैपिटल अल्फाबेट और एंटीबॉडीज बाय द स्मॉल अल्फाबेट। ठीक है, यानी एंटीजन को आपको बड़े से दिखाना है और एंटीबॉडीज को, क्योंकि दोनों को कैपिटल है दोनों को स्मॉल कर दोगे तो फिर आपको दिक्कत होगी, आपको ये नहीं समझ में जाएगा एंटीजन कौन सा और एंटीबॉडीज कौन सा है। समझ आई बात? क्लियर है? ऐसे मान के चले कोई व्यक्ति बी समूह का है, बी ग्रुप का, तो बी का क्यों है? क्योंकि बी के पास उसे ऑप्शन क्या निकालते हैं, या तो उसके पास ये होगा दिस वन, या फिर क्या होगा? क्लियर है? समझ आया ये? अब इसका एंटीबॉडीज क्या होगा? उल्टा कौन सा? अब उसका एंटीबॉडीज ए हो गया, तो एंटीबॉडीज का है प्लाज्मा के अंदर तरल भाग में, तो एंटीबॉडीज ए हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। क्या चीज? देखो ऐसा होता है कि ओ जो है इसके पास कोई अपना एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो क्या करेगा वो? कंडीशन अगर अभी आ रही है, अभी आ रही है, तो कहने का मतलब है ओ के पास अपना कोई सरफेस एंटीजन नहीं है। जब एंटीजन ही नहीं है तो फाइट मतलब आप कैसे शो करेगा? भाई आपकी आइडेंटिटी कैसी होती है? हमारी आइडेंटिटी हमारे नाम से होती है, लेकिन उसके ऊपर जब सरफेस एंटीजन ही नहीं जो उसका नामकरण करेगा तो उसकी फिर आइडेंटिटी क्या बनेगी? जीरो हो जाएगी। समझ गए? कुछ भी नहीं है उसकी आइडेंटिटी। अभी उसका फायदा भी मैं बताऊंगा मैं आपको। अब मान के चलो कोई व्यक्ति ए बी ग्रुप का है, कोई ए बी का है, ए बी का मतलब क्या हुआ कि उसके पास यही ऑप्शन है, या तो फादर ने ए दे दिया एंटीजन और मदर ने बी दे दिया। अब इसका दूसरा ऑप्शन नहीं है, समझ गए? अब इसको दूसरा ऑप्शन नहीं, दूसरे पास थे ना ओ वाला आ रहा था, ऐसा कुछ नहीं है। अब उसके पास खाली ऑप्शन क्या है? या तो फादर ने ए दिया मदर ने, यानी पेरेंट्स ए या बी वाले हिसाब बनना चाहिए, तो ये आपके पास ट्रेंड जाएगा। तो यानी ए बी वाले के पास दोनों ही एंटीजन है। समझ आया? ए बी के पास दोनों एंटीजन है, तो इसलिए उसका ब्लड ग्रुप क्या बना? ए बी। लेकिन अब यहां पे उसके पास एंटीबॉडीज क्या होगा? नील।
अब यहां पर एंटीबॉडीज का नील हो जाएगा, यानी जीरो हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि उसने कहा था कि जो ट्रेंड है हमारे पास, मान के चलो ये आरबीसीज है, इस पे ए भी आ गया, इस पे बी भी आ गया, और ये जो प्लाज्मा है, ठीक है, प्लाज्मा में उल्टा होना था। अब मान के चलो ए का उल्टा क्या होगा बी, और बी का उल्टा क्या हो गया ए। लेकिन क्योंकि लिक्विड है तो लिक्विड का फ्लो होगा, तो ए के सामने ए भी आ सकता है, बी के सामने बी भी जा सकता है, तो ऐसा ट्रेंड नहीं चल सकता, तो इसलिए हम इसको जीरो मानते हैं, निग्लेक्ट करते हैं। तो इसलिए हमारे पास हम उसको मानते हैं एंटीबॉडीज नील, यानी जो ए बी वाला व्यक्ति है उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज कोई नहीं होगा। अब इट डजंट मीन्स कि आप किसी कोई बंदा ए बी वाला डर जाए, जी मेरे पास एंटीबॉडी नहीं, मैं बीमार हूं। ये बीमारी वाला एंटीबॉडी नहीं है, ये बीमारी से फाइट नहीं करता। ये एंटीबॉडी जस्ट लाइक अ सिक्योरिटी गार्ड, जैसे घर के बाहर सिक्योरिटी गार्ड रखे होते हैं आपने, ठीक है। सिक्योरिटी गार्ड का काम क्या होता है कि अननोन व्यक्ति को अंदर ना आने, जो नोन टू व्यक्ति सिर्फ वही आए, ये पर्पस होता है। अब यहां पर सिक्योरिटी गार्ड नहीं होगा किसी घर के बाहर, तो जिसका मन करे मुंह उठा के सीधे अंदर घुस जाएगा, ठीक है ना, वही बेनिफिट इसको मिलता है। अब इसका कोई अननोन यानी कि सिक्योरिटी गार्ड नहीं है, तो जिस मर्जी का खून इसकी बॉडी में डाल दो, उसको रोकने वाला कोई नहीं, जो मर्जी इसके अंदर बॉडी में घुस जाए ब्लड, तो यानी इसको कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए ए बी क्या होता है? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। ये सबसे खून ले लेता है। क्यों ले पाता है? क्योंकि इसके पास एंटीबॉडी यानी सिक्योरिटी गार्ड कोई है ही नहीं। समझ के बात को? तो इसलिए जो ए बी जो है ये यूनिवर्सल एक्सेप्टर काउंट होता है। सार्वत्रिक क्या बोलेंगे? एक्सेप्टर को क्या बोलेंगे? ग्राही, ठीक है। ये सबसे खून ले पाता है। दूसरी ओर ओ वाले की अगर बात करें, ओ ब्लड वाला, अब ओ वाला जो ब्लड वाला है इसके पास बेचारे पास कोई सरफेस एंटीजन है ही नहीं, यानी सरफेस एंटीजन क्या है इसके पास? जीरो। पेरेंट से कुछ नहीं दिया, मम्मी ने जीरो, पापा ने जीरो, तो जब जीरो दे दिया तो उसका ब्लड ग्रुप क्या बना? ओ, ठीक है। अब इसके पास सेल्फ आइडेंटिटी लेवल ही नहीं है, इसकी अपनी पहचान ही नहीं। गंगा के गंगादास, जमुना के जमुनादास। कई बार होते हैं ना, आपने देखा होगा बहुत से लोग डाउन टू अर्थ होते हैं, उनके अंदर कोई ईगोस नहीं होता, कोई अपना वो नहीं समझते, जमीन पे बैठ जाएंगे, किसी के साथ कैसे भी एडजस्ट हो जाएंगे। तो सब लोग ऐसे लोगों को पसंद करते हैं, है ना, क्योंकि सबसे कोई ईगो ही नहीं, बंदे के अंदर जैसे मर्जी। वही चीज ये होते हैं, नेचर वाइज नहीं, खून के वाइज ये सबसे एडजस्ट हो जाते हैं। यानी इनका खून आप किसी को भी दे दो, किसी को प्रॉब्लम नहीं करते हैं, क्योंकि इनके खून के अपनी सेल्फ आइडेंटिटी लेवल ही नहीं है। हाँ, जिस मर्जी के साथ इनके ब्लड डाल दो सबको ले लेंगे। तो इसलिए ओ वाला क्या कहलाता है? यूनिवर्सल डोनर, सार्वत्रिक दाता। तो दिस क्वेश्चन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट कि यूनिवर्सल डोनर कौन सा है? तो ओ समूह यूनिवर्सल डोनर होगा। लेकिन अब इसका प्रॉब्लम क्या है? इस पर एंटीबॉडीज दोनों ही हैं, ए एंड बी, यानी अपनी कोई पहचान नहीं, लेकिन सिक्योरिटी गार्ड दोनों रखे हुए इसने, ठीक है। अब सिक्योरिटी गार्ड दोनों है तो इसका मतलब कि इसकी बॉडी में कोई दूसरा व्यक्ति नहीं आ सकता, दूसरा अननोन व्यक्ति नहीं आ सकता। ये सिर्फ किसको अलाउ करेगा? सिक्योरिटी गार्ड किसको अलाउ करेंगे? सिर्फ घर के मेंबर को करेंगे, यानी पास देकर आई कार्ड देकर भेजेंगे। तो आई कार्ड ये नॉन टू किसका है? ओ का। तो ओ वाला किसको पहचानता है? सिर्फ ओ को पहचानता है, यानी अगर ओ का खून इसकी बॉडी में डालोगे तो वो अंदर चला जाएगा, किसी और का खून डालोगे तो ये दोनों सिक्योरिटी गार्ड फाइट करेंगे, उसको अंदर नहीं घुसने देंगे, ठीक है। और जबरदस्ती घुसेड़ोगे खून उसका तो क्या होगा? बेचारा चला जाएगा। तो कहने का मतलब ओ सबको खून दे सकता है, लेकिन सबसे खून किसका लेगा? खून ये ओ का। और ए बी जो है वो सबसे खून ले सकता है, हाँ, लेकिन सबको दे नहीं सकता। देगा किसको? खाली ए बी को ही। समझ आई बात? तो ये, हाँ जी, नहीं अभी और बताऊंगा। रेयर वाला जो है, ओ नेगेटिव वाला जो है वो रेयर जाएगा, ठीक है। अभी हम नेगेटिव पॉजिटिव पे आएंगे। तो एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपका, कई एग्जाम्स में दिया जाता है कि कौन सा रक्त समूह वाला आएगा, तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सा। कई बार क्वेश्चन जो है घुमा के देते हैं। क्वेश्चन दिया जाता है कि कोई व्यक्ति ए व्यक्ति है, उसके ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी है, दूसरा व्यक्ति बी है, उसके रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडीज नील है, तो क्या ए वाला व्यक्ति बी को खून दे सकता है?
और दे सकता है, उसके बचने की संभावना कितनी है, या बी वाला ए को खून दे सकता है, उसके बचने की संभावना कितनी प्रतिशत है, 0% है, 50% है, 100%, लाइक ऐसे क्वेश्चन। तो आपको ये जानना है, सीधी बात, जैसे बोले कि ब्लड प्लाज्मा में एंटीबॉडीज ए एंड बी है, तो ब्लड प्लाज्मा एंटीबॉडी किसके पास है, ए बी, ओ के पास। तो ओ के पास, ओ का मतलब सबको खून दे सकता है। तो अगर ओ खून दे सकता है, वो किसी को भी दे सकता है, तो उसके बचने की संभावना कितनी, 100% होगी। लेकिन दूसरे का प्लाज्मा अगर नील है या ये कुछ और है, तो इनकी संभावनाएं क्या होंगी, दिक्कत करे, क्योंकि इसका खून अगर इनको दोगे तो क्या होगा, समझ गए बात को, क्लियर है। तो कई बार क्वेश्चन जो है वो एंटीबॉडीज पे भी दिए जाएंगे, ठीक है। या कई बार सिंपल क्वेश्चन के, अगर किसी का एंटीजन ए एंड बी है तो उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, तो नेचुरली एंटीजन अगर ए बी है तो ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। या एंटीजन अगर ए एंड बी है तो उसके पास एंटीबॉडीज कौन सा होता है, तो नील होगा। तो एंटीजन एंटीबॉडी, एंटीबॉडी एंटीजन, कुछ भी किया जाए वाइस वर्सा हो सकता है। तो क्वेश्चन जरा ध्यान से अटेंड करना, ब्लड वाला पार्ट कई एग्जाम्स में आता है, एसएससी लेवल पे भी जाता है और ऊपर हाई लेवल पे भी जाते हैं। क्लियर है सबको, कोई डाउट्स, बढ़े आगे। चलिए, तो हमने यहां पर इसको समझा। अब हम डिस्कस करते हैं नेक्स्ट पॉइंट। सभी सेंटर्स क्लियर है सबको, एनी क्वेरीज, शैल आई डिलीट दिस पार्ट, जल्दी से रिस्पॉन्ड करें, क्लियर है सबको। कौन सा वाला, इसको जीरो या वो कुछ भी बोल दो, हाँ सरफेस एंटीजन कोई नहीं है इस पे, ठीक, हाँ जीरो या वो, हम वो ही बोलते हैं इसको, आप वो लगा लो, जीरो लगा लो, बात है, जीरो भी ऐसे लिखा जाएगा। नहीं, हम अल्फाबेटिकली बात करें फिर ओ ही बोलेंगे ना, जीरो वैसे समझाने के लिए बोला कि इस पर एंटीजन कोई नहीं है, तो इसमें आपको जीरो या नील बोल दिया, लेकिन वैसे हम ओ ही बोलेंगे इसको, ठीक है, क्यों अल्फाबेटिकली ले रहे हैं ना, ए बी सी हमने बोला इसको। जी बढ़े आगे, चलिए, हो गया सबका, निकिता कुमार क्लियर, ओके जी ठीक है। भव्य भारती, सर ए एंड बी समझा दे प्लीज, ए एंड बी, देखो मैंने ये बोला भव्य जी कि ए और बी जो है ये ब्लड ग्रुप के टाइप हैं, यानी जैसा ए अगर ब्लड ग्रुप है तो उसका एंटीजन जो ऊपर ये लिखे हुए हैं, ये एंटीजन होते हैं, ये क्रोमोसोम के ऊपर होते हैं, डीएनए का नेचर है। तो अगर ए वाला एंटीजन होगा तो व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए हो गया, और सपोज फादर का ए है तो मदर का ओ है, तो ए ओ पे डोमिनेंट होगा, क्योंकि ओ की वैल्यू कुछ नहीं होती, तो ब्लड ग्रुप ए काउंट होगा, और अगर दोनों पे ए है तो भी ब्लड ग्रुप ए ही होगा। सेम कंसेप्ट बी के साथ भी जाएगा। तो बी जो है या ए है, जो भी है, ये हमारे सरफेस एंटीजन होते हैं, जो कि हमारे पेरेंट्स से इंफॉर्मेशन जो मिलती है डीएनए वगैरह की, उसके अकॉर्डिंग बनते हैं, ठीक है भव्य जी, ठीक है। देन आगे बढ़ते हैं, इसके बाद नाउ द नेक्स्ट कंसेप्ट जो रहेगा हमारा ब्लड ट्रांसफ्यूजन में बढ़ते हैं। रुधिर आधान, ब्लड ट्रांसफ्यूजन यानी रुधिर आधान की अगर हम बात करते हैं, यानी खून, आपको मालूम है जीवन में हमें खून लेना और देना पड़ता है, ठीक है। जीवन में बहुत बार ऐसा होता है जब हमें खून की जरूरत पड़ती है, तो कभी खून देने जाते हैं किसी को, कभी खून लेने जाते हैं, ठीक है। बट कभी भी खून ऐसे नहीं लिया दिया जाता, जैसे आप देखा हो प्राय मूवीज में, दोनों डोनर और रेसिपिएंट दोनों के बेड साथ साथ लगा रखे होते हैं और दोनों का खून ऐसे जा रहा होता है, ये सर मूवी वाले दिखाते हैं। एक्चुअल में कभी खून ऐसे नहीं दिया जाता है, ठीक है, क्योंकि ब्लड देने वाले को नहीं पता मेरा खून किसको दिया जा रहा है, लेने वाले को नहीं पता मुझे किसका खून दिया जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आपको मालूम है हमारे देश में बहुत ज़्यादा रेसिज्म बहुत ज़्यादा है, कास्टिज्म बहुत ज़्यादा है ना, मुझे दलित का खून चढ़ा दिया, मुझे ब्राह्मण का खून दे दिया, वो सब चीज़ें रहती हैं। तो यहाँ पे खून लेने देने वाला कोई कंसेप्ट नहीं होता, ठीक है। आप जब किसी को खून देने भी जा रहे हैं, मान के चलिए आपका ए ग्रुप है, आपके दोस्त का खून भी ए ग्रुप है, तो आप खून देने जा रहे हैं, जी हाँ जी, दोस्त को कल को ताने मारो दे तो खून मैंने दिया था और मेरा खून तेरी बॉडी में है, तो ऐसा नहीं है, ठीक है। क्योंकि आपका खून अलग है, जो आपने खून दिया, आपका खून निकाल के उन्होंने रख लिया ब्लड बैंक वालों ने, और आपको दूसरा व्यक्ति का खून दिया जिसका भी ए ग्रुप था पहले का, तो वो खून आपको दिया और आपने वो खून अपने दोस्त को दिया है। तो इसलिए कल को ताना मत मारना कि मैं, हाँ ये है कि आपने ओबलाइज जरूर किया, लेकिन ये नहीं है कि मेरा खून उसके अंदर चला गया, ऐसा नहीं है। तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो कंसेप्ट होता है, इसमें दो व्यक्ति होते हैं, एक डोनर होता है और एक रेसिपिएंट होता है, ठीक है। अभी दोनों में ट्रेंड क्या बनेगा, देखिए मान के चले अगर कोई व्यक्ति ब्लड रिसेप्टर है,
मान के चले रुधिर ग्राही ए बी ए बी एंड ओ, जैसे 4 ग्रुप हमारे पास हैं, ये खून लेने वाला ग्रुप है, और यहां पे ग्रुप है ब्लड डोनर का, रुधिर दाता। ठीक है, ये ग्रुप बना दिया हमने खून यानी देने वालों का। मान के चले, जैसे एग्जांपल के समझे, अगर ए व्यक्ति का खून, आपने देखा होगा, छोटा एग्जांपल, कि यदि घर पे आपका कोई नोन टू व्यक्ति आता है, पहचान का, ठीक है, जिसको आप पहचानते हैं, तो उसके लिए आप वेलकम करेंगे डेफिनेटली, और जो अननोन व्यक्ति आया है उसके लिए वेलकम होगा या नहीं होगा? नेचुरली नहीं करेंगे। लेकिन अगर वो जबरदस्ती के घर में घुसता है तो क्या करोगे? फाइट होगी, लड़ाई झगड़ा। नुकसान किसका ज्यादा होगा? जिसके घर में घुसा है उसका नुकसान ज्यादा करेगा। टीवी फ्रिज उसके तोड़ के जाएगा वो, क्योंकि उसको पता है मैं तो पिटना ही है, मैंने तो, है ना, उसको पता है, वो सोच के आया। अब टेररिस्ट आते हैं, उनको पता हमने मरना ही है, लेकिन उनका फोकस क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा नुकसान करें इनका, ठीक है, डैमेज करने की कोशिश होती है। वही चीज यहाँ पर भी है। अब मान के चले ए वाला व्यक्ति, ठीक है, ये इसके घर आता है, अब दोनों एक दूसरे को पहचानते हैं, है ना, इसके घर आया तो नेचुरली जब ये इसके घर जाएगा तो ये पहचानेगा, इसको क्या करेगा? वेलकम करेगा। तो नेचुरली जब इसका खून इसके बॉडी में गया तो ये क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। कौन? ए वाला। लेकिन इसका खून जब इसके पास आएगा तो बी वाला पहचानता नहीं है, तो बी तो उसका अलाउ नहीं करेगा आना, ठीक है। लेकिन अगर जबरदस्ती इसका खून इसकी बॉडी में डालोगे, क्या होगा? कौन मरेगा? बी। ए को कुछ नहीं होगा, इसके तो बॉडी से खून निकल रहा है, 1 यूनिट 2 यूनिट ले लेगा, ठीक है, लेकिन मरेगा कौन? जिसकी बॉडी में जाएगा, थोड़ा सा जाते ही उसके एंटी एलर्जिक रेस्पॉन्स शुरू हो जाएंगे, तो जिस कारण बेचारा चला जाएगा, तो बी विल डाई, ठीक है। अब इसकी बॉडी में अगर इसका खून डालेंगे, अब आपने देखा होगा कि अगर आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आता है तो आपका भाई या बहन उसको पहचानता नहीं है, लेकिन आप तो पहचानते हो उसको, तो जब आप उसको पहचानते हो, आप अपने दोस्त का वेलकम करें, तो आपका भाई या बहन उसको घर से थोड़ी बाहर निकालेगा, वो भी क्या करेगा? उसको वेलकम ही करेगा। अब ए वाला ए को पहचानता है तो बी को इससे आपत्ति कुछ नहीं है, समझ रहे हैं? तो बी भी इसका वेलकम करेगा, यानी इसका खून इसको देंगे तो ये ए भी क्या करेगा? सर्वाइव करेगा। और ए का खून जब ओ को दोगे तो बेचारा, आप जानते हैं, ओ बहुत ही शरीफ व्यक्ति है ना, बेचारा लड़ना भी नहीं जानता, ऊपर सिक्योरिटी गार्ड मम्मी पापा दोनों गेट पे बैठे हैं। अब जैसे इसका खून इसकी बॉडी में डालोगे तो क्या होगा? तो शरीफ व्यक्ति जल्दी मरता है, तो ओ मर जाएगा, ठीक है ना। इसी प्रकार अगर बी का खून देंगे, अब बी वाला ए के पास जाएगा तो नेचुरली कौन मरेगा? ए विल डाई। बी का खून बी को दोगे तो बी विल सर्वाइव, और इसका खून इसको दो, अब बी को कोई दिक्कत नहीं है, ए को कोई दिक्कत नहीं इससे, तो ये भी क्या करेगा? और ओ विल, ठीक है जी। इसी प्रकार अगर ए बी का खून देंगे, ठीक है, अब ए बी का खून जब ए को देंगे, राइट, अब आपने देखा होगा घर में 2 बहुएं आती हैं, सास एक को बहुत लाड प्यार करती है और दूसरी को थोड़ा सा इग्नोर करती है ना। तो एक दिन जब मौका लग गया तो बम फोड़ेगी ना दूसरी वाली भी, कौन मरेगी? ठीक है ना। वही चीज है, अब ए वाला ए को तो वेलकम कर रहा है और बी का वेलकम कोई नहीं कर रहा है ना, कि आप घर किसी जाते हैं, आपके दोस्त का तो वो बहुत वेलकम कर रहे हैं कि आपको बैठ पानी भी ना पूछे तो आप भी तो बोलोगे ना भाई तू कहाँ ले आया मुझे। अब वही चीज, आप ए वाला ए का वेलकम कर रहा है और बी का वेलकम कोई नहीं कर रहा, तो बी इसकी बॉडी में क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा, तबाही करेगा, तो यानी ए विल डाई। अब ए बी वाला, अब यहाँ पे बी का वेलकम तो कर रहा है लेकिन ए का वेलकम कोई नहीं कर रहा, तो ए इसकी बॉडी में क्या करेगा? प्रॉब्लम करेगा, तो यहाँ पे ये भी मरेगा। और ए बी का करेगा, दोनों भरत मिलाप, पुराने परिचित हैं एक दूसरे के, तो ये फिर से आपस में वेलकम होगा। लेकिन ए बी पहले एक को ना संभाल पा रहा बेचारा, वो अब 2 आ गए तो इसके भाग्य में ही, ठीक है, तो ये फिर से मर जाएगा। लेकिन ओ वाला जब आएगा, आप देखा होगा ना, लड़का कैसा भी हो, बहू अच्छी चाहिए, शरीफ चाहिए उसको, ठीक है। अब ओ बहुत ही शरीफ है, ये जाएगा सबके साथ एडजस्ट हो जाएगा, तो सभी इसका वेलकम करेंगे, ठीक है, अब कुछ नहीं, तो यानी ओ का खून जिसको दोगे सभी इसका वेलकम करेंगे, तो इसलिए ओ क्या होगा? यूनिवर्सल डोनर, तो यूनिवर्सल डोनर हो जाएगा ये।
और ए बी क्या होगा? यूनिवर्सल एक्सेप्टर। तो ये कंसेप्ट है। तो ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में देते हैं कि अगर ए का खून इसको दिया जाए या ए का खून निम्नलिखित किसको दिया जाता है, ठीक है, या ए बी का खून किसको दिया जाता है, तो आपको देखेंगे ए बी का खून जो है वो सिर्फ ए बी को ही दिया जा सकता है, ठीक है, ओ का खून सबको दिया जा सकता है। तो ऐसे ट्रेंड को समझें, बहुत आसान है और एग्जामिनेशन पॉइंट व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट भी है। जल्दी से इनको नोट डाउन करें सभी सेंटर्स वाले। क्लियर है सबको पॉइंट्स? ये जल्दी से नोट डाउन करें। अभी आ रहा है, अभी करते हैं। आसान है, हो गया सभी का? बढ़े आगे, चलिए डिलीट कर दें सभी सेंटर्स। लिख लिया सब लोगों ने? आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट पे आ जाएं। अब हम बात करते हैं आर एच फैक्टर की ओर। आर एच कारक भी हम कहते हैं इसको, ठीक है। तो इसका जो कंसेप्ट था, सबसे पहले वेरनर मंकी, जिसका वैज्ञानिक नाम रीजस मकाए के रक्त प्लाज्मा में विशेष प्रकार की वेरनर के साथ लैंड स्टैंडर भी साथ डाल दो, दोनों ने मिलकर किया था इसको, फिर वेरनर एंड लैंड स्टैंडर, ठीक है। विशेष प्रकार प्रोटीन को देखा जो बाद में एक बड़ी मानव प्रजाति के रक्त प्लाज्मा में भी देखी गई। इस प्रोटीन को आरएच प्रोटीन कहा गया। लैंड स्टैंडर एंड वेरनर डिटेक्ट a special protein in blood plasma of monkey whose scientific name is Rhesus macaque, and later on similar kind of protein also seen in large human population known as RH प्रोटीन। सो ये एक कंसेप्ट है, क्लियर। तो ये मानव के रक्त प्लाज्मा में भी देखेगी, लेकिन सबसे पहले एक मंकी के रक्त में देखा गया, इसको बंदर के रक्त के अंदर देखा गया। तो इसलिए हम सिद्ध कर सकते हैं कि बंदर हमारे क्या है, ठीक है ना। तो इसलिए हमारा क्लोज रिलेशंस है मंकीज के साथ। हरकतें आज भी हमारी वही सब है
है ना, सिर्फ पूंछ की कमी है, बाकी तो एक्टिविटी वही करते हैं, मौका देख के हर तरह गुलाटी मारते हैं, ठीक है। तो ये भी आपका इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। तो कई बार क्वेश्चन दिया जाता है मंकी का वैज्ञानिक नाम पूछा जाता है, तो रीजस मकाए इसका वैज्ञानिक नाम है, ठीक है, ये भी पूछा जाता है, तो जरूर ध्यान देना। या रक्त प्लाज्मा वाले RH प्रो की खोज किसने करी है, तो लैंडस्टर वेरनर दोनों ने मिलकर काम किया था इस पे भी, ठीक है। तो जल्दी से इसे नोट डाउन करें, फिर आगे बढ़ते हैं। अतुल को RH फैक्टर बता दो जी। अतुल कुमार जी, RH बताया मैंने आपको कि आप जो RH प्रोटीन है इसलिए रखा गया हमारे नाम, क्योंकि आप देखिए हम अपने पूर्वजों को याद रखने के लिए तरीका क्या करते हैं, कोई ना कोई निशानी उनके लेके चलते हैं। वैसे ही RH के अंदर, क्योंकि वैज्ञानिक नाम रीजस था, रीजस का प्रीफिक्स जो है RH होता है, तो इसलिए इसका हमने RH ताकि अपने पूर्वजों को याद रखें, इसलिए RH वहां से लिया गया, ठीक है। तो RH प्रोटीन विशेष तरह की प्रोटीन है जो सिर्फ मंकी के अंदर दिखाई दी थी, और उसके बाद क्योंकि मंकी का वैज्ञानिक नाम रीजस था, इसे प्रीफिक्स वहीं से कंसीडर किया गया, तो RH प्रोटीन बना, ठीक है। तो विशेष तरह के प्रोटीन्स हैं जो वर्ल्ड की जो लार्जेस्ट ह्यूमन पॉपुलेशन है सबके रक्त प्लाज्मा में मिलेगी आपको, ठीक है। तो इसको जल्दी से नोट डाउन करें अतुल कुमार। क्लियर है अतुल जी? जल्दी से नोट डाउन करें। एनी क्वेरी? पूछना है किसी को कुछ? क्लियर है? आगे बढ़ते हैं फिर। अब आप देखें इसी के बेसिस पर, RH प्रोटीन के बेसिस पर ही अगर आप देखें, जिनके रक्त प्लाज्मा में RH प्रोटीन प्रेजेंट है उनको हम RH पॉजिटिव कहते हैं, जो आप पूछे पॉजिटिव नेगेटिव वाला। तो जिनके खून में RH प्रोटीन प्रेजेंट है उन लोगों को हम RH पॉजिटिव कहते हैं, और वर्ल्ड का तकरीबन 80 to 85% पॉपुलेशन जो है वो इनकी है, ठीक है। तो यानी जिनके पास A ब्लड है और प्रोटीन भी प्रेजेंट है, दे आर A पॉजिटिव, इसी तरह B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव एंड O पॉजिटिव। तो जिनके पास प्रोटीन अवेलेबल है वो पॉजिटिव कहलाते हैं, और जिनके पास RH प्रोटीन एब्सेंट है, RH प्रोटीन एब्सेंट है, देन दे आर कॉल्ड RH नेगेटिव। तो वर्ल्ड का जो रिमेनिंग पोर्शन है वो RH नेगेटिव, यानी 10 यानी कि वही 15% या जो 20% जो लोग हैं वो नेगेटिव वाले हैं। और नेगेटिव का मतलब हो गया A नेगेटिव, B नेगेटिव, OB एंड O नेगेटिव। तो इस तरह से वर्ल्ड के पॉपुलेशन को हम दो भागों में बांटते हैं, एक पॉजिटिव वाले और एक नेगेटिव वाले। जी हाँ जी, अभी दिलवाता हूँ ब्लड, देखना अभी चलेगा, कराता हूँ, अभी सब कुछ करवा के भेजूंगा, चिंता ना करो। जो क्वेश्चंस आप लोगों को माइंड में आ रहे हैं वो सारे क्वेश्चन में करवा के भेजूंगा, ठीक है। आप टेंशन ना लो, अगर कोई क्वेश्चन नहीं करवाया तब आप पूछ लेना कि ये चीज़ नहीं बताइए आपने, मैं करा दूंगा। अभी बड़ा कुछ होना है अभी इसके अंदर, तो ठीक है। हो गया? लिख लिया सबने? लिख लिया? कुछ नहीं पूछना? चलो अब इनका क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन ये है कि पहली बात तो याद रखें कि जब भी खून का लेन देन होता है तो हमें दो चीज़ों पर ध्यान देना है, दो चीज़ों पर फोकस होता है। पहली जो अनिवार्य है वो ये कि व्यक्ति का एंटीजन मैच होने चाहिए, सरफेस एंटीजन। वी प्रेफर ए वाला व्यक्ति ए को खून दे, बी वाला व्यक्ति बी को खून दे, जैसे हमने डिस्कस किया था। क्योंकि प्राइम रिक्वायरमेंट हमारी यही है, क्योंकि अगर आपने ए का बी को दे दिया तो आपको देखा बताया क्या हो सकता है, ठीक है। तो प्राइम रिक्वायरमेंट है कि सरफेस एंटीजन 100% मैच होने चाहिए, ठीक, इसके बिना दिक्कत है। लेकिन सेकेंडरी जो रिक्वायरमेंट वो है कि पॉजिटिव और नेगेटिव को भी आपने ध्यान देना है। वी प्रेफर ए पॉजिटिव ब्लड ए पॉजिटिव को दे, ए नेगेटिव को दे, बी पॉजिटिव बी नेगेटिव को दे, ठीक है। ट्रेंड यही होना चाहिए।
बट एग्जामिनर कई बार क्वेश्चन घुमाने की कोशिश करता है, ठीक है। क्वेश्चन ये रहता है कि यदि कोई व्यक्ति राम है, उसका ब्लड ए पॉजिटिव है, दूसरा व्यक्ति श्याम है, दूसरे व्यक्ति ए नेगेटिव है, तो क्या राम का ब्लड श्याम को या श्याम का ब्लड राम को दिया जाता है? और अगर दिया जाता है तो उनके बचने की संभावना कितने प्रतिशत है? ठीक है, 0% है, 50% है, 100% है, या नन ऑफ दिस, कुछ दे दे ऑप्शन ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब आपको समझना है क्या हो सकता है, ठीक। पहली बात तो ये हमेशा याद रखना कि यदि ए पॉजिटिव, अब एक छोटा एग्जांपल समझें, मान के चले आप बहुत धनी हो गए फ्यूचर में जाके, आपको को भाई बहन जो है बेचारे वो इतना नहीं कर पाया, ठीक है, वो थोड़ा सा काफ़ी डाउन रह गया, ठीक है। कल को उसको लाइफ में कोई प्रॉब्लम पड़ती है, तो अगर वो आपके साथ एडजस्ट हो जाता है, एडजस्ट यानी आपके साथ रहने आता है, तो क्या आप उसको वेलकम करोगे कि भगा दोगे? हाँ जी, भगाने वाले लोग ज़्यादा ही होंगे जी, वेलकम करेंगे डेफिनेटली, भैया आपके भाई बहन ही तो है। तो वही चीज़ है, अब मान के चले ये पॉजिटिव है, यानी इसके पास धन काफ़ी है, और बेचारे इसके पास धन नहीं है ना, और ये बेचारा मुसीबत में पड़ा, तो जब ये जरूरत पड़ती है वो रहने के लिए आता है, यानी इसके भाई के पास काफ़ी पैसा है, बेड वेड सब इसको लगे, तो खाली हाथी तो आएगा इसके पास। तो यानी जब ये इसके पास आएगा, या ए नेगेटिव खून ए पॉजिटिव को दिया जाएगा, तो ए पॉजिटिव जो है इससे कोई आपत्ति नहीं है, तो अनलिमिटेड टाइम जीवन में वो ए नेगेटिव से खून ले सकता है। कौन? ए पॉजिटिव। समझ पा रहे हैं भाई? इसके पास तो है नहीं कुछ भी, ब्लड एंटीजन तो सेम है ना, दूसरे पास को तो प्रोटीन नहीं है, नहीं वाला है वाले के पास जा रहा तो कोई दिक्कत है? बताओ, दिक्कत नहीं है ना। इसलिए ए नेगेटिव खून अगर ए पॉजिटिव दिया जाएगा तो ए पॉजिटिव अपने जीवन में अनेक बार खून ले सकता है, लेकिन इट्स अ बैड प्रैक्टिस, ये हम नहीं करते, क्योंकि ए पॉजिटिव तो वैसे ऑलरेडी बताया, जो दुनिया में पॉजिटिव वालों का ग्रुप बहुत जबरदस्त है, इसके ब्लड बैंक भरे पड़े हैं पॉजिटिव वालों के साथ, उसके बाद जबरदस्ती आप नेगेटिव खून दिलवाओगे तो कभी बेचारे नेगेटिव वाले जरूरत पड़ेगी, कहाँ जाएंगे? ये तो बेचारे है ही गिने चुने लोग हैं दुनिया में, समझ गए बात को। लेकिन अगर एग्जामिनर क्वेश्चन लेके चलता है कि ए नेगेटिव खून ए पॉजिटिव को दिया जाए तो उसको बचने की संभावना कहते हैं, तो 100% कौन बचेगा? कौन बचेगा? सीधी सी बात, ठीक है। लेकिन अब बात करें, अब मान के चलो आपने कहा कि भाई मैं गरीब भाई को मुसीबत में 10 बार अपने घर में रखा, आज मैं भाई के पास चलता हूँ, आज मैं भी उसको थोड़ा सा मौका देता हूँ सेवा का, ठीक है। अब भाई शर्म के मारे आपकी सेवा तो करेगा, लेकिन उसको इतना पैसा नहीं है, वो क्या करेगा? पहली बार तो आपको स्टे करा लेगा, घर का सामान बेच आएगा, भाई के लिए बढ़िया खाना पीना आइसक्रीम वगैरह सब लेकर बैठेगा, है ना। तो यानी पहली बार अगर आप उसके पास जाते, यानी ए पॉजिटिव जीवन में खून ए नेगेटिव को देता है, तो ए नेगेटिव पहली बार तो बेचारा एडजस्ट कर लेगा उसको पूरे जीवन में, लेकिन अगले दिन आपका फिर मूड बना कि भाई का आइसक्रीम खाई थी, मजा नहीं आया, दोबारा चलता हूँ, और बेचारा पहले अपने घर बार बेच दिया उसने, अगर बेचने के लिए बचा कुछ नहीं तो सेकंड टाइम क्या होगा? बेचारा हाथ जोड़ देगा आपके आगे। तो यानी ए नेगेटिव विल डाई, यानी ए पॉजिटिव का खून ए नेगेटिव कर देते हैं, तो ए नेगेटिव अपने जीवन में एक बार तो ले लेगा, किसका खून? पॉजिटिव का, लेकिन नेक्स्ट टाइम अगर फिर से उसको जीवन खून की जरूरत पड़ती है और आपने फिर से पॉजिटिव खून दे दिया, अब के वो मर जाएगा। तो सेकंड ट्रांसफ्यूजन इज नॉट पॉसिबल, फर्स्ट टाइम उसके बचने के चांसेस हैं, तो इसलिए ऐसा हम प्रैक्टिस नहीं करते। बट अगर एग्जामिनर क्वेश्चन लेके चलता है तो आपका आंसर पहली बार में क्या आएगा? बचेगा, लेकिन दूसरी बार में नहीं बचेगा। ये ट्रेंड सब जगह चलेगा, सबके साथ रहेगा, यानी नेगेटिव वाला अनलिमिटेड टाइम दे सकता है, लेकिन पॉजिटिव वाला एक बार देगा, दूसरी बार डाई। हाँ जी, नहीं ना ना, ऐसे कोई नहीं है, लेकिन वो बॉडी को अलर्ट कर देगा कि बॉडी में अननोन आ गया, अब वो अपने सैनिक रेडी कर देगा, अगली बार तो इसका धोखा हो गया, हमें अगली बार तो पकड़ के बैठेंगे, इसको आएगा जैसी, ठीक है। तो इसलिए पहली बार तो कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट टाइम होगा। तो ये क्वेश्चन रहेगा। अब इसके बेसिस पर एक और क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्सल डोनर ब्लड कौन सा है? अब नेचुरल सबको पता है ओ ग्रुप इज यूनिवर्सल डोनर, लेकिन एग्जामिनर क्वेश्चन घुमाता है कि कौन सा यूनिवर्सल डोनर है, ओ पॉजिटिव या ओ नेगेटिव? आपके ओ नेगेटिव पे आंसर जाएगा। ओ नेगेटिव यूनिवर्सल डोनर काउंट होगा। वो क्यों काउंट होगा? क्योंकि आप देखें, जब कभी खून की जरूरत पड़ती है तो ओ नेगेटिव जो है, दिस वन पर्सन जो है, ये अपने पूरे ग्रुप को खून दे रहा है, ठीक है, और जरूरत पड़ने पर आपको बताइए नेगेटिव वाला अनलिमिटेड टाइम दे सकता है पॉजिटिव वालों को, तो ये ओ नेगेटिव वाला जो है सभी को खून दे पा रहा है,
सारे ग्रुप को खून दे देगा, यानी अपने वाले को भी दे रहा है और पॉजिटिव वाले को खून दे रहा है, इससे कोई दिक्कत नहीं है। समझ रहे बात को? लेकिन ओ पॉजिटिव वाला जब खून देगा, ओ पॉजिटिव अपने ग्रुप को तो दे देगा खून, लेकिन जब इनको देगा तो सबको क्या करेगा? एक एक बार, क्योंकि सेकंड टाइम जो पॉजिटिव प्रोटीन है वो इनको इफेक्ट करेगी, तो यानी सेकंड टाइम इनको दिक्कत करेगा। इसलिए कि ओ नेगेटिव वाला अनलिमिटेड टाइम सबको खून दे देगा, अपने को भी देगा और दूसरे ग्रुप को भी दे देगा। इससे ओ नेगेटिव वाला कौन सा होगा? तो ये यूनिवर्सल डोनर कहलाएगा। तो क्वेश्चन का सेंस समझिएगा, अगर खाली ये क्वेश्चन लिखा है कि हु इज अ यूनिवर्सल डोनर, ए ग्रुप, बी ग्रुप, ओ ग्रुप, तो आपका आंसर ओ पे जाएगा। लेकिन स्पेशली उसने ओ पॉजिटिव ओ नेगेटिव लिखा तो आपका आंसर ओ नेगेटिव पे जाएगा। क्लियर है सबको? क्लियर है? डन। एक और चीज समझिएगा, ओ नेगेटिव जो है ये रेयर ग्रुप भी कहलाता है, दुर्लभ रक्त समूह भी कहलाता है। क्योंकि दुर्लभ क्यों कहलाएगा? दुर्लभ इसलिए कहलाएगा क्योंकि ओ नेगेटिव वाले जो लोग हैं दुनिया में बहुत ही कम है। क्योंकि जब कभी इनको खून की जरूरत पड़ेगी तो इनके सामने दो ऑब्स्ट्रक्शंस हैं। पहला, इनको सोसाइटी में उस व्यक्ति का खून चाहिए जिसके पास कोई प्रतिजन ना हो, क्योंकि उनके पास प्रतिजन नहीं है। तो अगर वो व्यक्ति मिल भी गया तो उसी व्यक्ति के खून में कोई यानी आरएच प्रोटीन भी नहीं होना चाहिए। और ये दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ मिलने एक बहुत ही मुश्किल होते हैं। इससे इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं? रेयर के नाम से। बहुत बार क्वेश्चन आया है, कोई व्यक्ति उसकी ब्लड रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर उसे सजेस्ट करते हैं कि आप मेजर सर्जरीज और जोखिम भरे कार्यों से बच के रहें। तो उसको इसलिए कहा गया क्योंकि उसका रक्त समूह था, नीचे चॉइस देते हैं ए नेगेटिव, ओ नेगेटिव, लाइक दैट। तो आपको याद रखें उसका ब्लड ओ नेगेटिव होगा, क्योंकि ओ नेगेटिव वाला व्यक्ति है, ऐसा खून मिलना बहुत मुश्किल होता है। नेगेटिव तो सभी मुश्किल है मिलने, दिक्कत है सब में, लेकिन ओ नेगेटिव सबसे ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है, तो इसलिए ये क्वेश्चन आपको दिया भी जाता है कि एग्जाम्स में रहा है इस क्वेश्चन को, तो जरा ध्यान रखें इस पर। क्लियर है? क्लियर है जी? जल्दी से नोट डाउन करें ऑल द सेंटर्स। जी, कुछ क्वेरीज हैं किसी को? जल्दी से नोट डाउन करें। इजी है, कंफर्टेबल हो, कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? बोझा ओ पॉजिटिव सबको देगा, सबको इनको देगा तो सबको इनको एक एक बार ही दे पाएगा। हाँ, नेगेटिव वाले तो एक बार लेंगे ना, क्योंकि पॉजिटिव प्रोटीन है उसको दिक्कत करेगी। एक बार तो दे देगा सबको, नेक्स्ट टाइम दिक्कत होगी। लेकिन ओ नेगेटिव वाला तो अपने वाले को भी देगा और ऊपर वालों को भी दे देगा, इसलिए इसको यूनिवर्सल कहेंगे। ठीक है जी, डन। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटा दे। हाँ जी, हाँ जल्दी से नोट करो सभी सेंटर्स, प्लीज नोट डाउन। ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में आता है, जरा अच्छे से नोट डाउन करें। स्पेलिंग मिस्टेक्स मत कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो जरूर बताइएगा। हो गया डन? चलिए इसके बाद नेक्स्ट पे आते हैं। अब इसी बेसिस पर एक और क्वेश्चन जनरेट होता है, और ये भी कई एग्जाम्स में आता है कि क्वेश्चन दिया जाता है कि बायोलॉजिस्ट जो है वो किस मैरिज को आइडियल मैरिज कंसीडर नहीं करते। अकॉर्डिंग टू बायोलॉजिस्ट विच मैरिज इज नॉट कंसीडर्ड एज एन आइडियल मैरिज। तो जीव वैज्ञानिक किस शादी को सही शादी नहीं मानते, ये क्वेश्चन है। तो व्हाट डू यू फील, कौन से शादी सही नहीं मान जाती ब्लड ग्रुप के अकॉर्डिंग? हाँ जी, जिसमें जिसमें ओ नेगेटिव हो। अच्छा, कौन हो ओ नेगेटिव? लड़का है लड़की? दोनों में से कोई एक नेगेटिव हो। अच्छा जी, क्या होना चाहिए? हाँ जी, नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं होना चाहिए। अच्छा, कौन नेगेटिव कौन पॉजिटिव? नहीं, लड़का या लड़की कौन नेगेटिव पॉजिटिव, ऐसा कुछ है कुछ इसमें ऐसा, या कुछ भी हो सकता है? फीमेल नहीं होनी चाहिए। हाँ हाँ,
गुड, एक्सीलेंट। वैसे फीमेल तो कोई भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो सच्चाई ये है, इनका जो आंसर है बिल्कुल सही है। बेसिकली अगर फीमेल नेगेटिव है, चाहे ब्लड से चाहे साइकोलॉजिकल हो, ठीक है, तो वो सही नहीं रहती। लेकिन अब यहाँ पे हम देखेंगे, इन्होंने जो बोला बिल्कुल सही, यानी अगर मान के चले सपोज ये हस्बैंड है और ये वाइफ है, सपोज करते हैं कि हस्बैंड जो है इसका ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है, ठीक है, एंड वाइफ इज RH नेगेटिव। तो वैज्ञानिकों के मुताबिक ये शादी बिल्कुल सही नहीं मानी जाती, यानी वीमेन शुड नॉट बी RH नेगेटिव, नहीं होनी चाहिए। अब इसका ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक ये है कि मैंने बताया वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट पॉपुलेशन है वो किसका है? पॉजिटिव का। ऊपर से इसका हस्बैंड भी पॉजिटिव है, तो यानी मैक्सिमम जो टेंडेंसी जाएगी, जो जीन डोमिनेंट होगा वो कौन होगा? पॉजिटिव होगा। यानी इनका जो बेबी होगा वो भी RH पॉजिटिव ही होगा। मैक्सिमम चांसेस 99% जो चांसेस हैं कि इनका बेबी जो है वो RH पॉजिटिव होगा, ठीक है। और जो RH पॉजिटिव है तो आप जानते हैं कि बेबी मदर से अटैच होता है वॉर्म के साथ एक ट्यूब के द्वारा, एंड दिस इज कॉल्ड प्लेसेंटा। प्लेसेंटा से अटैच है, मान के चलो ये बेबी है इनका, एंड इसका ब्लड ग्रुप भी RH पॉजिटिव हो गया, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप RH पॉजिटिव है। अब आप देखें RH पॉजिटिव है, मदर का RH नेगेटिव है, एंड बाय बर्थ शी इज RH नेगेटिव, शी हैज नो आइडिया अबाउट द RH पॉजिटिव। उसको जीवन में कभी पॉजिटिव ब्लड नहीं मिला, तो उसके ब्लड को RH पॉजिटिव कोई आइडिया नहीं है, ठीक है। अब जैसे ही वो बेबी RH पॉजिटिव कंसीव करेगी, अब ये जो प्लेसेंटा होता है एक प्रकार की अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है। इसके द्वारा मदर से जितना भी न्यूट्रिशन है, भोजन है, तो भोजन बच्चे को रिसीव होगा इसके द्वारा, और बेबी के जितने भी अनवांटेड मटेरियल हैं, वेस्ट प्रोडक्ट है, यूरिनरी प्रोडक्ट है, फीकल मैटर है, वो सारा प्लेसेंटा के, क्योंकि बच्चे का अभी अपना सिस्टम नहीं विकसित हुआ, उसका एक्सक्रीटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र विकसित नहीं है, तो वो अपने सारा जो वेस्ट प्रोडक्ट है मदर के सिस्टम में ही डालेगा, ठीक है। तो जब इसको करेगा तो यहाँ पर एक एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होना शुरू हो जाएगा, तो मदर से फूड और बेबी के जितने वेस्ट प्रोडक्ट हैं वो मदर के सिस्टम में जाने शुरू हो जाएंगे, और जब ये सिस्टम बिल्डअप होगा तो मदर के ब्लड सिस्टम में बच्चे का जो ब्लड है RH पॉजिटिव वाला वो भी इंट्रोड्यूस हो जाएगा, ठीक है। अब जो इंट्रोड्यूस हो गया RH पॉजिटिव, और मदर बाय बर्थ इज RH नेगेटिव, आज वो पॉजिटिव एक्सपोजर नहीं था, जैसे ही उसकी बॉडी में आएगा RH पॉजिटिव, तो मदर का जो इम्यून सिस्टम है उसमें अलर्ट जनरेट हो जाएगा कि दुश्मन घर में प्रवेश कर चुका, ठीक है, तो उसको आइडिया नहीं था। अब दुश्मन आ चुका, अब दुश्मन को मारने के लिए क्या होते हैं? सैनिक। लेकिन आज तक कभी एक्सपोजर था नहीं, तो सैनिक रेडी ही नहीं थे उसके पास। जैसा भी देखिए कोविड में था, कोविड का वायरस न्यू स्ट्रेन था, तो हमारे एंटीबॉडीज के लिए रेडी नहीं थे, तो इससे सबसे ज्यादा लोग मरे उसमें, ठीक है। तो वही सिस्टम यहाँ पे बिल्डअप होगा। अब जैसे इसके अंदर गया, अब मदर का जो इम्यून सिस्टम, बॉडी का जो प्रतिरक्षा प्रणाली है मदर की, उसमें अलर्ट जनरेट होगा, तो प्रतिरक्षा तंत्र मदर का जो है वो एक्टिवेट हो जाएगा, और एक्टिवेट होगा तो वो क्या करेगा? वो एंटीबॉडीज बनाने शुरू करेगा। क्या बनाने शुरू करेगा? प्रतिरक्षी, ये एंटीबॉडीज। लेकिन ये सब होने में समय लगेगा, तो जब तक समय लगेगा तब तक जो फर्स्ट बेबी है इसकी जो डिलीवरी है वो नॉर्मल होगी। तो फर्स्ट टाइम देयर इज नो रिस्क फैक्टर नहीं होगा, पहली बार बेबी नॉर्मल होगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। लेकिन सेकेंड टाइम अगर मदर फिर से कंसीव करती हैं और अनफॉर्चुनेट फिर से RH पॉजिटिव बेबी ही होगा, और जैसे फिर से प्लेसेंटा बिल्डअप होगा, फिर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा, और जैसे एक्सचेंज ऑफ मटेरियल होगा फिर से RH पॉजिटिव ब्लड जैसे ही मदर के सिस्टम में जाएगा, तो इसके जो एंटीबॉडीज हैं इनको पता चल जाएगा कि दुश्मन फिर घर पे आ गया। तो पहली बार तो बेचारे रेडी नहीं थे, अचानक हमला हुआ था, अब क्यों हथियार उठा के बैठे हैं। तो जैसे ही सिग्नल जाएगा तो ये एकदम से एंटर करेंगे एंड दे डिस्ट्रॉय द होल ब्लड ऑफ द चाइल्ड। तो बच्चे के पूरे ब्लड को डिस्ट्रॉय कर देंगे, बच्चा मदर की वॉर्म में ही डेथ हो जाएगी उसकी, और ऐसे ही आगे बेबी जो होंगे वो मरते जाएंगे, और लोग कह देंगे इसको भूत प्रेत कर दिया, किसी ने जादू टोना कर दिया। तो एक्चुअली ये बीमारी है, ठीक है, तो बीमारी हो जाती है। तो पुराने टाइम में ऐसे ही होता था, पुराने टाइम में कई बार बेबी ऐसे बेचारे मर जाते जन्म के साथ, ये सब होता है, तो लोग झाड़ फूक करने वालों के पास पहुंच जाते, कोई कुछ करता था, ठीक है, तो आइडिया नहीं था। लेकिन आज साइंस इतना एडवांस है कि अगर आपको ब्लड ग्रुप का पता है तो इसलिए पेरेंट्स बनने से पहले ब्लड ग्रुप की जांच अनिवार्य है,
ठीक है। इसलिए अगर होता है, आजकल खैर ऐसी टेंशन नहीं है, अगर आपको उल्टा सीधा ब्लड भी आपने है, मतलब शादी है, तो भी इलाज संभव है। यानी अगर ऐसा है, नेगेटिव वीमन है, तो उसके बाद दवाइयाँ शुरू होती हैं, तो एंटी आरएच एंटीबॉडीज वैक्सीन लगाई जा सकती है, तो वीमन को दी जाती है। उसके बाद उसके अंदर ये एंटीबॉडीज विकसित नहीं होंगे, जब विकसित नहीं होंगे तो बच्चे की लाइफ को भी थ्रेट नहीं होगा। तो अब इलाज संभव है, और इस बीमारी का जो नाम है, इट इज नोन एज एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस। ये छोटी सी बीमारी है एक, हाँ। तो ये रोग हो जाता है, तो कई बार क्वेश्चन दिया जाता है कि यदि हस्बैंड आरएच पॉजिटिव है, वीमेन आरएच नेगेटिव है, तो कौन सी बीमारी होने के चांसेस हैं। तो एरिथ्रोब्लास्टोसिस फ्यूटालिस नाम का रोग है, ठीक है। ये बीमारी अपने बारे में खुद, एरिथ्रो का मतलब होता है ब्लड, ब्लास्टो का मतलब ब्लास्ट हो जाना, सबको मालूम है, फट जाना, और फ्यूटालिस मतलब भ्रूण, यानी फीटस के ब्लड का ब्लास्ट हो जाना, खराब हो जाना, तबाह हो जाना। ये बीमारी अपने बारे में खुद बता देती है। तो ये क्वेश्चन भी आपको दिया जाता है, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन दो प्रकार से जनरेट होते हैं कि अगर एंटी फादर पॉजिटिव है, मदर नेगेटिव है, तो कौन सी बीमारी हो सकती है, ठीक है। या बायोलॉजिस्ट किस शादी को सही शादी नहीं मानते, तो इस प्रकार से क्वेश्चन जनरेट होते हैं, ठीक है। तो जल्दी से इनको नोट डाउन करें। क्लियर सबको? कुछ क्वेरीज, कुछ डाउट्स? लिख लिए सबने? ठीक है, जल्दी से देखो, जल्दी से को कुछ पूछना बताओ। आसान कंसेप्ट है। तो यही चीजें हमारे ब्लड में भी होती हैं। जैसे आपको बताया कि पॉजिटिव का ब्लड नेगेटिव को दिया जाता है, तो नेगेटिव वाला पहली बार तो ले लेता है ब्लड, सेकेंड टाइम लेगा तो उसको दिक्कत होगी। तो वही सेम कंसेप्ट उसके अंदर भी है, क्योंकि उसके अंदर भी एंटी आरएच एंटीबॉडीज का शुरुआत हो जाती है, तो इसलिए उसको दिक्कत आएगी, ठीक है। तो इसलिए प्रेफर यही किया जाता है कि दो खून ना दिया जाए, ऐसे उल्टे सीधे खून नहीं दिए जाने चाहिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट थे। और उसके बाद हम जो डिस्कस करेंगे वो रहेगा थोड़ा सा ब्लड क्लॉटिंग वगैरह के बारे में भी, ठीक है। और थोड़ा ब्लड की थोड़ा डिटेल पार्ट भी करेंगे कि ब्लड की जो कोशिकाएं होती हैं अलग अलग टाइप की उसमें होती हैं, ए आरबीसी वगैरह, ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। और कुछ क्वेरीज हैं तो वो पूछो, नेक्स्ट क्लास में फिर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। एनी क्वेरीज, एनी डाउट? कुछ पूछना है किसी सेंटर से? किसी सेंटर्स में कुछ क्वेरीज हैं? एनी डाउट सो फार? हाँ जी, ए बी, हाँ, ए बी ब्लड ग्रुप क्या करता है? ए बी पॉजिटिव व्यक्ति किससे लेता खून? हाँ हाँ, नहीं नहीं, ए बी देखो ना, मैं क्या बोला, पॉजिटिव वाला व्यक्ति पॉजिटिव को खून देना या लेना चाहिए। तो नेचुरल अगर ए बी पॉजिटिव व्यक्ति है वो खून ले रहा है, तो वो पॉजिटिव वाले से तो लेगा ना, चाहे वो ए पॉजिटिव से ले, चाहे बी पॉजिटिव से ले, चाहे ए बी पॉजिटिव से ले या ओ पॉजिटिव से ले, तो वो सबके लिए कॉमन है, तो सबसे खून ले लेगा। समझ पा रहे हो? नेगेटिव वाले से ले अगर है, ए बी नेगेटिव वाला है, तो ए बी नेगेटिव वाला तो ले तो रहा है सबसे खून, लेकिन वो सबसे क्या करेगा बाद में, एक ही बार ले पाएगा, क्योंकि अगली बार क्या करेगा, नेगेटिव वाली जो है वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी किसी पॉजिटिव वाले से। सेम ट्रेंड वहां भी चल रहा है, समझ आया? तो जो है यूनिवर्सल एक्सेप्टर तो ए बी पॉजिटिव ही है जी। कुछ क्वेरीज हैं? अतुल कुमार, बॉम्बे ब्लड ग्रुप क्या है जी? ओ वाले को ही हम कहते हैं बॉम्बे ब्लड ग्रुप। अतुल जी, ओ वाले को ही बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से जाना जाता है। इसको ओ ग्रुप वाला है, उसी को हम कहते हैं, क्योंकि बॉम्बे के अंदर इसका आइडिया मिला था व्यक्ति के, जो बॉम्बे का व्यक्ति था उसके अंदर सबसे पहले इसको देखा गया, तो इसे ब्लड ग्रुप ओ वाले को हम बॉम्बे ब्लड ग्रुप के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई डाउट्स, कोई डिफिकल्टी किसी को? समझ आ रहा है?
एवरीथिंग फाइन? चलिए घर जाकर रिवाइज करें, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।